अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है कहानी पुरस्रार अलूम का माहिर एपिसोड 2। मेरा ताल्लुक यूपी के ज़िला हाथरस के एक करीबी कस्बे मानिकपुर से है। मानिकपुर के 6 गांव के नवाब अकबर अली मेरे वालिद थे। हम 6 भाई थे और मैं तीसरे नंबर पर था। नवाब का बेटा था, परवरिश भी उसी शान से हुई थी। पता नहीं क्यों दूसरे भाइयों की निस्बत मैं ज़रा ज़्यादा लाडला था और मेरी ज़्यादा चाहत की जाती। इसी लाड प्यार ने मुझे मगरूर और खुदसर बना दिया था। 9 साल की उम्र में मैंने घोड़ेसवारी सीख ली थी। मेरी जिसामत मेरी उम्र से कहीं ज़्यादा थी और मैं अपने दोनों बड़े भाइयों से उम्र में बड़ा लगता था। इब्तदा में तो मेरी घुड़सवारी पर सबको तशवीश हुई, लेकिन एक बार वालिद साहब ने खुद मुझे घोड़े की पुश्त पर देख लिया। वो वाकया भी दिलचस्प है। घर में मैं किसी से नहीं डरता था सिवाय वालिद साहब के। बेचारी वालदा को तो मैं खातिर में ही नहीं लाता था। लाख किसी काम से मना करती, लेकिन उनकी कौन सुनता था। हाँ, वालिद साहब को कोई बात मालूम हो जाती और वो मुझे मना करते तो फिर मेरी हिम्मत नहीं पड़ती थी। मुझे कई बार डराया धमकाया गया कि मैं घोड़ा लेकर ना जाया करूं, लेकिन ये सिर्फ धमकियां ही थीं। अभी वालिद साहब से इस सिलसिले में मेरी शिकायत नहीं हुई थी। अस्तबल के चौकीदार से मैंने कह दिया था कि मेरे घोड़ा ले जाने की इतला किसी को ना हो। उस बेचारे की क्या हिम्मत थी कि मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी करे। सच्ची बात तो यह है कि पूरी कोठी के मुलाजिम मुझसे डरते थे। बात से बात निकलती है। मैंने कई नौकरों को अपने हुक्म की खिलाफ वर्जी की ये सजा दी थी। मसलन हवेली के बाग में एक शरीफे का दरख्त था जो मैंने अपनी मलकियत बना लिया था। मेरी हदायत थी कि इस दरख्त से कोई शरीफे न तोड़े। लेकिन एक दिन माली की शामत आ गई। दरख्त के 2 शरीफे गायब थे। मैंने माली से पूछा तो उसने बताया कि कुछ शरीर लड़कों ने वो शरीफे उड़ा लिए और भाग गए। तुम कहाँ थे? मैंने गुर्राकर सवाल किया। छोटे मालिक, बाग बहुत बड़ा है। हम आपके शरीफे के दरख्त के पास तो बैठे नहीं रहते। मैंने आहिस्ता से कहा और खामोशी से वहां से चलाया। और फिर थोड़ी देर के बाद माली के क्वार्टर से आग के शोले बुलंद होने लगे। बेचारा उस क्वार्टर में तन्हा रहता था। जब तक लोग दौड़े उसका सारा साजो सामान जलकर राख हो चुका था। मैंने बड़ी दलेरी से एतराफ़ किया कि यह आग मैंने लगाई है। क्यों? वालदा साहिबा ने पूछा। वो इसलिए कि उसने मेरे शरीफे के दरख्त की हिफाजत नहीं की थी। माली को तमाम नुकसान की रकम अदा कर दी गई, लेकिन इसके बाद शरीफे का वो दरख्त उसके लिए अजाब बन गया था, क्योंकि मैंने उसे धमकी दी थी कि अब अगर इसमें से कोई शरीफा कम हुआ तो आग उस वक्त लगेगी जब वो अपने क्वार्टर में मौजूद होगा। भला इसके बाद माली की मजाल थी कि वो वहां से हट जाता। ऐसी ही दूसरी सजाएं मेरे मुलाजमों को मेरे हाथों से मिल चुकी थीं। फिर अस्तबल का मुहाफिज मेरे बारे में वालिद साहब को क्या इतला दे सकता था? तो बात हो रही थी घुड़सवारी की। एक नई घोड़ी आई थी और 3 साइसों को जख्मी कर चुकी थी। वालिद साहब को उस घोड़ी की शान बहुत पसंद थी और वो उसे अपने लिए तैयार करा रहे थे, लेकिन अभी तक घोड़ी काबू में नहीं आई थी। मैंने घोड़ी को ताड़ लिया और एक दिन खामोशी से उसे ले उड़ा। हकीकत यह थी कि उसकी सवारी बहुत मुश्किल थी, लेकिन मेरे हल्के बदन की वजह से घोड़ी ने मुझे बर्दाश्त कर लिया और मैं खूब मज़े से उसकी सवारी करने लगा। उस वक्त मैं मानिकपुर से जलेसर जाने वाली सड़क पर घोड़ी दौड़ा रहा था कि इत्तफाक से वालिद साहब भी चंद लोगों के साथ उधर से आ निकले। हम दोनों इत्तफाक से एक ही पगडंडी पर निकल आए थे, लेकिन फासला इतना था कि वालिद साहब मुझे नहीं पहचान सके। अलबत्ता उन्होंने घोड़ी को साफ पहचान लिया और यकीनन वो मुतहय्यर रह गए होंगे। मैं भी चौकन्ना था और बचपन की निगाह थी जो काफ़ी तेज़ थी, इसलिए मैंने साफ पहचान लिया कि वालिद साहब और उनके हरकारे इसी तरफ आ रही हैं। मैंने घोड़ी को वापस मोड़ा और उसकी पुश्त पर 2 हाथ जमा दिए। घोड़ी हवा हो गई। वालिद साहब भी बुरी तरह उसका पीछा कर रहे थे। उनका ख्याल था कि शायद घोड़ी चोरों के कब्जे में है। पसंदीदा घोड़ी थी और बड़ी चाहत से लाए थे, इसलिए उसका पीछा नहीं छोड़ना चाहते थे। हमारे दरमियान तूफानी रेस का आगाज़ हो गया। वालिद साहब इलाके के बेहतरीन शाह सवारों में शुमार किए जाते थे और जो घोड़े उनके इस्तेमाल में रहते थे वो अक्सर रेस में जाते रहते थे। चुनाचे वो भी जान तोड़कर घोड़ा दौड़ा रहे थे, लेकिन मेरी घोड़ी बर्क रफ्तार बनी हुई थी और शायद उसकी यही खूबी थी जिसे वालिद साहब की जीरक निगाहों ने पहचान लिया और इसीलिए उन्होंने उसे खरीदा था। फासला बढ़ता गया। वालिद साहब बुरी तरह मेरे पीछे दौड़ रहे थे और उनके हर कार्य काफ़ी पीछे रह गए थे। ज़ाहिर है मैं घर के अलावा किसी और तरफ नहीं भाग सकता था, चुनाचे मैंने घोड़ी का रुख घर ही की तरफ कर दिया। यहाँ तक कि हम बस्ती में दाखिल हो गए। मानिकपुर के गलियाँ कूचे और बाजार मेरे जाने पहचाने थे और मुझे इन रास्तों से घर पहुँचने का तरीका आता था जो मुख्तसर और तंग होते हैं। वालिद साहब थे कि तूफान की तरह सर पर चढ़ते ही चले आ रहे थे। उनके पास उस वक्त बहादुर था। बहादुर कभी किसी रेस में नहीं आ रहा था और उसके बारे में अजीबोगरीब किस्से मशहूर थे। बड़ी खानदानी नस्ल से ताल्लुक़ रखता था। जिस चीज़ के पीछे पड़ जाता उसे छोड़ना उसके लिए मुमकिन नहीं होता था। चुनाचे वो भी घोड़ी के पीछे लग रहा। बाजारों में इस तेज़ दौड़ की वजह से भगदड़ मच गई। लोग दूर दूर तक एक दूसरे को ये इतला दे रहे थे कि रास्ता छोड़ दो, शायद घोड़े बिदक गए हैं। फिर एक ऐसा मौका आया जब मेरे दिल में भी एक लम्हे के लिए खौफ के आसार उभर आए। जिस गली से हम गुजर रहे थे वो इतनी तंग थी कि अगर उसमें कोई बैलगाड़ी फंस जाए तो किसी साइकिल सवार का निकलना भी मुमकिन नहीं हो सकता था।
और ये मेरी बदकिस्मती ही थी कि उस वक्त एक बैलगाड़ी आहिस्ता आहिस्ता गली से गुजर रही थी। घोड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि मैं उसे कंट्रोल भी नहीं कर सकता था। मैंने मजबूती से अपने आप को घोड़ी की पुश्त पर जमा लिया, क्योंकि यह अंदाज़ा मुझे हो चुका था कि चंद ही लम्हात के बाद घोड़ी बैलगाड़ी से टकरा जाएगी। बैलों की लंबाई ही 5-6 फुट से कम नहीं थी, और इसके बाद उनके पीछे जो छकड़ा बंधा हुआ था वो भी तकरीबन 7-8 फुट लंबा होगा। गोया वो 14 फुट की लंबाई तो ये ही हो गई, और इसके बाद उसकी ऊंचाई, क्योंकि बैलगाड़ी की छत पर छतरावा बंधा हुआ था जो साहिबान का काम देता था, इस तरह उसकी ऊंचाई भी 8 फुट से कम नहीं थी। घोड़ी अब बिल्कुल बैलगाड़ी के नज़दीक पहुंच गई थी, और फिर मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ कि क्या हुआ। अचानक मैंने छोटे मोटे गली के दोनों तरफ बने हुए मकानों की छत देखी। छतों पर औरतें बैठी हुई बाल सुखा रही थीं, कोई किसी काम में मसरूफ थी, कोई किसी काम में। मुझे पता भी ना चल सका कि इतनी बुलंदी पर मैं कैसे पहुंच गया, लेकिन घोड़ी पर मैंने खुद को संभाले रखा। फिर जब घोड़ी ने अपनी छलांग पूरी कर ली तो बैलों के सामने जा गिरी। मजाल है उसके घुटनों में लचक आई हो, यह उसकी जानदारी का सबूत था। आन की आन में घोड़ी ने यह बैलगाड़ी फलांग कर पार कर ली थी, लेकिन उसकी पुश्त पर जमे रहना भी किसी मामूली सवार का काम नहीं था। वालिद साहब इसकी हिम्मत नहीं कर सके। शायद बैलगाड़ी देखते ही उन्होंने दूर से बहादुर को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, और फिर यूं भी बहादुर उनका सुधाया हुआ घोड़ा था, इसलिए किसी न किसी तरह वो रुक गया। अलबत्ता मैं इत्मीनान से घर पहुंच गया। घोड़ी मैंने मुहाफिज के हवाले की और तेजी से दौड़ता हुआ हवेली में आ गया। कुछ लोगों ने मुझे देखा, कुछ ने नहीं देखा, तहम मैं अपने कमरे में पहुंच गया। कमरे में पहुंचकर मैंने फुर्ती से लिबास तब्दील किया और बाहर निकल आया। जिन लोगों ने मुझे देखा था उनसे मैंने घुर्राए हुए लहजे में कहा, खबरदार, वालिद साहब को यह ना मालूम हो कि मैं हवेली से बाहर गया था। मुलाजमों से इतना कह देना ही काफ़ी था। वैसे सूरत हाल बड़ी ही खतरनाक थी। ये बात तो तसव्वुर में भी नहीं लाई जा सकती थी कि वालिद साहब ने मुझे देखा नहीं होगा। यकीनन कई बार वो मेरे इतने करीब आ गए थे कि उन्होंने मुझे पहचान लिया होगा। अब शामत ज़रूर आएगी, कम से कम थोड़ी बहुत डांट डपट तो ज़रूर पड़ेगी। ये मैं अच्छी तरह जानता था, और वालिद साहब की थोड़ी सी डांट ही मेरे लिए बहुत होती थी। बाहर तौर हालात का इंतज़ार करने लगा। फिर एक जगह छुपकर मैंने देखा वालिद साहब हवेली वापस आ गए थे। घोड़ा अस्तबल में छोड़ दिया गया, और इसके बाद वो अपने हरकारों का इंतज़ार करने लगे। लेकिन हरकारे अभी कहाँ थे, वो तो काफ़ी दूर रह गए थे, और यकीनन उन्हें मानिकपुर पहुंचने में अभी काफ़ी देर लगती। चुनाचे वो अंदर आ गए। मैं मुंतज़िर था कि अभी मेरी तलबी होगी, लेकिन जब काफ़ी देर गुजर गई तो मुझे शदीद हैरत हुई। इसका मतलब यह है कि वालिद साहब शदीद गुस्से में हैं और किसी मुनासिब वक्त पर मेरे साथ सख्ती का सलूक करेंगे। लेकिन साहब ऐसा न हुआ। यहाँ तक कि रात हो गई। शाम के खाने पर मैं बड़ी शराफत से पहुंचा। दस्तरख्वान पर सब घर वाले मौजूद थे। वालिद साहब भी अपनी कुर्सी पर बराजमान थे। उन्होंने गहरी नज़रों से मुझे देखा और फिर अचानक चौंक कर मेरी माँ से पूछने लगे, असगर की उम्र क्या होगी? हैं? माँ ने चौंक कर उन्हें देखा। मैं पूछ रहा हूँ इसकी उम्र क्या होगी? माशाल्लाह 13वें साल में है, अम्मी जान ने जवाब दिया। वालिद साहब खामोश हो गए। जब काफ़ी देर उन्होंने कुछ न कहा तो अम्मी जान ने पूछ ही लिया, क्यों, असगर की उम्र पूछने का ख्याल क्यों आया आपको? ये अपनी उम्र से ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, ज़रा इसका ख्याल रखो। वालिद साहब ने कहा, और अम्मी जान मेरी तरफ देखने लगी। फिर बोली, कोई और बात हुई है? कोई बात नहीं हुई, तुम्हारे साहबजादे बड़े शाहसवार बन गए हैं। भाई असगर मियाँ, दिल तो बहुत चाहा कि आपको बुरी तरह डांटे, लेकिन आपकी शाहसवारी ने तबीयत खुश कर दी है। अपना भी यही शौक है, लेकिन बेटे एक दरख्वास्त तो की जा सकती है आपसे। वालिद साहब की इस गैर मुतवक्का मोहब्बत और शफकत ने मुझे उनका ममनून कर दिया। अब तो इस चक्कर में था कि डांट ज़रूर पड़ेगी, अभी ना सही, खाने के बाद ही सही। लेकिन उन्होंने जिस शराफत से मुझे मुखातिब किया उसने मुझे मुतासिर किया, और मैंने सवालिया अंदाज में उन्हें देखा। जी अब्बू, कहिए, मैंने कहा। ये बताओ, घोड़ी को लेकर गए थे? उन्होंने सवाल किया, और मैंने सर झुकाकर इस बात में गर्दन हिला दी। खूब, मैं तुम्हारे सच बोलने से बड़ा खुश हुआ, और सच्ची बात तो यह है कि तुम्हारी घुड़सवारी से भी मुझे बड़ी खुशी हुई। ये बताओ, घोड़ी को तुमने बैलगाड़ी को दुबाई थी या वो खुद कूदी थी? नहीं अब्बू, वो खुद कूदी थी। तुम्हें अंदाज़ा था कि वो छलांग लगा देगी? हाँ अब्बू, इसके अलावा कोई और चाराकार नहीं था उसके लिए। लेकिन मुझे भी ये यकीन नहीं था कि वो इतनी ऊंची छलांग लगाकर नीचे पहुंच जाएगी। ताहम मैंने ये भी सोच लिया था कि अपने आप को उसकी पुश्त से गिरने नहीं दूंगा। हमने तुम्हारा कमाल देखा था भाई, लेकिन दरख्वास्त अब यह है कि तुम घुड़सवारी के लिए हमारे साथ ही चला करो। सुबह को हम जाते हैं, तुम भी हमारे साथ ही चला करो, और जहां तक हो सके उस वक्त तक अकेले घोड़े पर सवार होकर सफ़र मत करना, जब तक हम तुम्हें इसकी हदायत न करें। बेहतर अब्बू, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी हदायत पर अमल करूं। कोशिश नहीं भाई, हमें इत्मीनान दिलाओ, अब्बू ने कहा, और मैंने खामोशी से गर्दन हिला दी। इससे ज़्यादा अब्बू के साथ कुछ कहना मुनासिब नहीं था। जो कुछ हो चुका था वही काफ़ी था। उस वक्त जान बच गई थी, ये बड़ी खुशबख्ती की बात थी। बाहर तौर अब्बू इस बात से बहुत खुश थे। दूसरी सुबह वो अस्तबल के मुहाफिज से भी बातें करते रहे। उन्होंने मेरे लिए एक और घोड़े का इंतखाब किया, और हम दोनों शाह सवारी के लिए चल पड़े।
अब्बू मुख्तलिफ तरीकों से मुझे आजमा रहे थे। उन्होंने बहुत से ऐसे गुर मुझे सिखाए जो सच्ची बात है कि मुझे नहीं आते थे। मैं तो बस घोड़े की पुश्त पर जमना जानता था और इस तरह हम रोजाना सैरो शिकार के लिए निकलने लगे। अब्बू मुझ पर अब खास तौर से तवज्जो देने लगे थे। हालांकि मुझसे बड़े दो भाई थे, लेकिन घुड़सवारी से उन्हें कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। वो घर में ही रहकर तफरीह करना पसंद करते थे या फिर तालीम की तरफ तवज्जो देते। वक्त गुजरता रहा, मैं शाह सवारी में माहिर हो गया। अब्बू ने अब मेरी निगरानी छोड़ दी थी। हर किस्म का घोड़ा मुझे दे दिया जाता। बल्कि हकीकत तो यह है कि वो मुझसे इस सिलसिले में बेहद खुश थे। एक दो बार मुझे अपने साथ रेस कोर्स भी ले गए, क्योंकि उन्हें रेस खेलने का बेहद शौक था। रेस कोर्स में मैंने घोड़ों को दौड़ते हुए देखा और अब्बू से इजाज़त मांगी कि मुझे भी घोड़ा दौड़ाने की इजाज़त दी जाए। लेकिन अब्बू ने मुझे सारी तफसीलात बताते हुए निहायत नरम लहजे में कहा, बेटे, आम लोग इस जगह घोड़ा नहीं दौड़ा सकते। बाहर तौर मेरे दिल में यह शौक पैदा हो गया था कि मैं भी रेस कोर्स के मैदान में घोड़े दौड़ाऊं, और मैंने इसके लिए मशक शुरू कर दी। इस सिलसिले में रानी ही मेरी मुआविन थी। रानी वही घोड़ी थी जिसे अबू बड़ी चाहत से लाए थे। उन्होंने यह घोड़ी मुझे इनाम में दे दी थी। कभी कभी खुद भी उस पर सवारी कर लिया करते। रानी को मुझसे बहुत मोहब्बत थी और अक्सर मैं उसे लेकर निकल जाया करता। यूं भी मेरे ऊपर अब कोई खास पाबंदी नहीं थी, इसलिए घुड़सवारी मेरे लिए मामूली चीज़ होती जा रही थी। ये तकरीबन उन वाक़यात के 8 या 9 माह के बाद की बात है। मैं मानिकपुर की एक नवाही बस्ती मैंडो जंक्शन जा निकला। मैंडो का इलाका भी रईसों का इलाका था। इसके अलावा यहाँ बनी और जिम्मेदार भी रहा करते। मैंडो के नवाही इलाके में मैं एक दफ़ा बंदूक लिए शिकार खेल रहा था। हिरन के शिकार पर कुछ दिन के लिए पाबंदी आयद कर दी गई थी, लेकिन हम लोग कभी कभी किसी वीरान इलाके में हिरन का शिकार भी खेल लिया करते थे। मैंडो का यह वीरान इलाका इस किस्म के शिकार के लिए बहुत मशहूर था। मैं शिकार खेलने के शदीद मूड में था। बहुत देर से चकरा रहा था, लेकिन कोई शिकार नहीं मिला। फिर मुझे एक नील गाय नजर आ गई और मैंने उसका निशाना बांधकर गोली चला ली। गोली नील गाय की टांग में लगी। वो भागी, लेकिन दूसरी गोली ने उसका काम तमाम कर दिया। मैंने दूसरी गोली चलाई ही थी कि अचानक मुझे तीसरे फायर की आवाज़ सुनाई दी और मैं ठिठक कर रुक गया। तब मैंने एक पहाड़ी टीले के अकब से कुछ लोगों को आते देखा। देहाती लोग थे और लाठियां हाथों में थामे इस तरफ चले आ रहे थे। मैं एक लम्हे के लिए ठिठक कर रुका, पता नहीं उनका क्या इरादा है। लेकिन फिर मैंने सोचा जो होगा देखा जाएगा। चुनाचे मैं नील गाय की तरफ पड़ गया। मुझे देखकर वो लोग हैरानी से खड़े हो गए थे। उनमें से एक कवि हैकल आदमी ने, जो कुर्ते और सफ़ेद धोती में मलबूस था, कड़ी निगाहों से मुझे देखते हुए कहा, कौन है बे तू? उसके तखातुब पर मुझे बेहद गुस्सा आया। फिर भी मैंने खुद को संभालते हुए कहा, इस नील गाय का शिकारी, तुझे मालूम है कि शिकार पर पाबंदी है? होगी, मुझे नहीं मालूम, मैंने बेखौफी से कहा। तो फिर तुझे बता दें हम लोग, उस कवि हैकल आदमी ने कहा, और मैं चौंक कर उसे देखने लगा। कौन हो तुम? मैंने सर्द लहजे में पूछा। बाप हूं तेरा, मार मार कर साले की हड्डियां तोड़ दो। टांग बराबर लड़का, बातें कैसी कर रहा है, जैसे बड़ा ही दलेर जियाला हो। उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया और उसके आदमी लाठियां लेकर मेरी तरफ दौड़े। मैंने घोड़ी को एड़ लगाई और घोड़ी ने एक लंबी छलांग लगाकर जगह बदल ली। लेकिन मैंने बाद में ये कोशिश नहीं की थी। मैंने कभी हैकल आदमी से कहा, तुम उम्र में मुझसे बड़े हो, इसलिए मैं तुम्हारे खिलाफ कोई ऐसी जुबान इस्तेमाल नहीं करूंगा जिससे तुम्हारी शान में गुस्ताखी हो। लेकिन जो कुछ तुम कर रहे हो ये बदतमीजी है और ये नहीं होनी चाहिए। अरे मारो साले को, बंदूक लाओ मेरी, मार दो इसे, जान से मार दो। लाश फेंकवा दो इसकी तलिया में, देख लूंगा ये किसका छोकरा है कौन ये? मैं बताऊं ठाकुर? एक आदमी ने उससे कहा और ठाकुर उसकी तरफ देखने लगा। हाँ तू बता, कौन है ये नवाब अकबर अली का बेटा है। अकबर अली का होगा, जरूर होगा। इसके अंदाज बताते हैं, पर यह अकबर अली बहुत आगे बढ़ गया है, अब इससे निमटना पड़ेगा। कभी हैकल आदमी ने कहा, देखो मैं एक बार फिर तुमसे कहता हूं कि अपनी जुबान संभालो, वरना अच्छा नहीं होगा। ओहो, क्या करेगा तू? ठाकुर ने सवाल किया और मैं इधर उधर देखने लगा। मेरी निगाह उन खेतों की तरफ पड़ी जिधर से निकलकर ये लोग इधर आए थे। फिर मैंने कहा, ये खेत तुम्हारे हैं? हाँ मेरे हैं, और ये वो खेत हैं जिन पर तेरा बाप बहुत अरसे तक कब्जा करने की कोशिश करता रहा, लेकिन ठाकुर अर्जुन सिंह के सामने नाकाम रहा। ठाकुर अर्जुन सिंह? तो तुम ठाकुर अर्जुन सिंह हो? हाँ मैं ही ठाकुर अर्जुन सिंह हूँ। खूब, तुमसे मिलने की तमन्ना तो बहुत अरसे से मेरे दिल में थी, मैंने उसे घूरते हुए कहा। अर्जुन सिंह का नाम मैंने अपनी हवेली में अब्बू की जुबानी सुना था। उससे अब्बू की मुकदमाबाजी चल रही थी और काफ़ी दिन तक ये मुकदमाबाजी चलती रही थी। फिर अब्बू ये मुकदमा हार गए। तूने ये नील गाय शिकार की है, घोड़ी से उतर और हमारे साथ चल, इसी में तेरी बचत है, ठाकुर ने कहा। मेरी बचत तो बहुत से तरीकों से है ठाकुर अर्जुन सिंह। ये नील गाय मैं छोड़े जा रहा हूँ, मजबूरी है, अकेला हूँ इसलिए, लेकिन इसके नतीजे में तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। अबे जा जा, टांगे चीर कर फेंक दूंगा और देख लूंगा तेरे बाप को भी। देख लेना ठाकुर, देख लेना, मैंने कहा और घोड़ी को एड़ लगा दी। उन्होंने मेरा पीछा करने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन ठाकुर अर्जुन सिंह ने जो बदतमीजी मुझसे की थी वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकती थी। चुनाचे मैं वापस नहीं गया। मैं उसे सजा देना चाहता था
और इस सज़ा के लिए मैंने तरीक़ाकार मुंतखब कर लिया था। अभी रात होने में काफ़ी देर बाकी थी और मैं ठाकुर अर्जुन सिंह को उसकी बदतमीज़ी का मज़ा चखा देना चाहता था। मैंने एक छोटी सी बस्ती में जाकर अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदी और फिर खामोशी से वापस चल पड़ा। मुझे शाम होने का इंतज़ार था। कई घंटों के बाद मैं वापस उसी जगह पहुंच गया जहां मैंने नीलगाय मारी थी। नीलगाय अब वहां मौजूद नहीं थी और कोई भी वहां नजर नहीं आ रहा था। ठाकुर अर्जुन सिंह के पक्के खेत लहला रहे थे। मैंने खूनी निगाहों से उनकी तरफ देखा और अपने साथ लाया हुआ सामान लेकर उनके नज़दीक पहुंच गया। घोड़ी की पुश्त पर बैठे ही बैठे मैंने खेत के किनारे किनारे दूर तक मिट्टी का तेल छिड़का और उसे काफ़ी दूर तक छिड़कता चला गया, यहाँ तक कि तेल का पीपा खाली हो गया जो मैं अपने साथ बस्ती से खरीद कर लाया था। इसके बाद मैंने तेल का पीपा एक तरफ फेंक दिया और माचिस निकाल ली, लेकिन इतने फासले से जाकर मैं माचिस फेंकना चाहता था कि मुझे भागने में कोई दिक्कत ना हो। चुनाचे मैंने थोड़ी दूर पहुंचने के बाद माचिस जलाई और खेत की तरफ फेंक दी। मिट्टी के तेल ने फौरन ही आग पकड़ ली क्योंकि मैं बहुत दूर तक उसे फैलाता चला गया था। इस तरह आग हवा के साथ साथ निहायत बर्क रफ्तारी से पक्की हुई फसल पर फैलने लगी और देखते ही देखते खेतों ने आग पकड़ ली। दूर से शोर की आवाज़ें उभरी। कुछ लोग खेतों के अंदर भी होंगे, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी। ये खेत ठाकुर अर्जुन सिंह के थे। ये वो खेत थे जो मेरे अब्बू मुकदमे में हार गए थे। अब मैं इन ज़मीनों को सही सालम रहने देना नहीं चाहता था। मैंने अपने काम का नतीजा देखकर घोड़ी को एड़ लगा दी और इसके बाद वापस अपनी बस्ती की जानिब चल दिया। काफ़ी दूर पहुंचकर मैंने पलट कर देखा। आग के शोले आसमान से बातें कर रहे थे। पूरे खेत ने आग पकड़ ली थी। ना जाने कितने इलाके में फैला हुआ था ये खेत। बाहर तो और मैंने उसे जलाकर राख कर दिया। इसके बाद मैं इत्मीनान से अपनी हवेली पहुंच गया। अबू मौजूद नहीं थे। गाड़ी अस्तबल में मुहाफिज के हवाले करने के बाद मैं अंदर आ गया। कपड़े वगैरह तब्दील किए और फिर इत्मीनान से अपने मामलात में मशगूल हो गया। वह दिन तो खैरियत से गुजर गया, लेकिन दूसरे दिन सुबह ही सुबह हमारे घर बहुत से लोग आए। हवेली के दरवाजे से मैंने ठाकुर अर्जुन सिंह को दाखिल होते देख लिया था। उसके पीछे 20-25 देहाती और भी थे। ठाकुर अर्जुन सिंह गुस्से से लाल भभूका हो रहा था। फिर उसने अंदर आकर शोर मचाना शुरू कर दिया और थोड़ी देर बाद जब मेरे वालिद साहब को उसके आने की इतला हो गई, वालिद साहब के पीछे पीछे मैं भी आया था। हरचंद के मुझे एहसास था कि मामला कुछ गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन ठाकुर ने भी तो बदतमीजी की थी और मैं इस बात पर झूठ बोलना नहीं चाहता था। वालिद साहब ठाकुर अर्जुन सिंह के सामने पहुंच गई। क्या बात है ठाकुर, क्यों हवेली पर चढ़ाई करके आए हो? वालिद साहब ने पूछा। अकबर जी, पानी सर से ऊंचा हो गया है। हमारे तुम्हारे दरमियान फैसला जरूर होगा, फैसला करने आया हूं मैं, ठाकुर अर्जुन सिंह ने कहा। क्या फैसला करना चाहते हो ठाकुर अर्जुन सिंह? वालिद साहब ने पूछा। अपने इस सबूत से पूछ, क्या करके आया है ये? कौन सबूत? वालिद ने ताज्जुब से पूछा। ये जो तुम्हारे पीछे खड़ा हुआ है। ठाकुर अर्जुन सिंह गुर्राया। असगर? वालिद साहब ने ताज्जुब से मुझे देखा और फिर बोले, क्या बात है असगर, मुझे बताओ। मुझसे पूछो नवाब साहब, मुझसे पूछो। रियाया नहीं है हम तुम्हारी, मुकदमा लड़े थे, हार गए। इसके बाद ये कार्रवाई कराई तुमने इस टांग बराबर छोकरे के हाथों। मर्दों वाली बात करते अकबर साहब। ठाकुर अर्जुन सिंह, हवेली में आए हो, इंसानों की सी बातें करो। मैं नहीं चाहता कि यहां तुम्हारे साथ कोई बुरा सलूक किया जाए। घर है ना तुम्हारा नवाब साहब, लेकिन देख लेंगे, इस घर को भी देख लेंगे। अगर देख लोगे तो फिर यहां क्यों आए हो? दफा हो जाओ यहां से, वाले साहब उसीले लहजे में बोले। दफा हुए जाते हैं अकबर जी, मगर एक बात सुन लो, जो कुछ तुमने किया उसका नतीजा बहुत बुरा निकलेगा। मैं कहता हूं चले जाओ ठाकुर अर्जुन सिंह। मैंने आज तक किसी को अपनी हवेली से नहीं भगाया, लेकिन तुम्हें भगा रहा हूं। अगर तुम ना गए तो यहां से तुम्हारी लाशें ही जाएंगी। अरे जाओ, देख लिया तुम्हें, घर के कुत्ते हो ना, इसलिए घर पर शेर हो रहे हो। चलो देख लेंगे नवाब साहब को, ठाकुर अर्जुन सिंह ने कहा और वापसी के लिए पलट गया। वो जो कुछ कह गया था वो नाकाबिले बर्दाश्त था मेरे वालिद साहब के लिए। ताहम उन्होंने सब्र किया मानिकपुर में। शायद वो ठाकुर अर्जुन सिंह को कत्ल करना नहीं चाहते थे। फिर वो वापस पलटे और उन्होंने मेरी तरफ रुख करके कहा, मेरे साथ आओ असगर। मैं उनके पीछे पीछे चल पड़ा। वो मुझे अपने कमरे में ले गए। क्या हुआ ये बताओ? मैंने ठाकुर अर्जुन सिंह के खेतों को आग लगा दी है, मैंने जवाब दिया और वालिद साहब चौंक पड़े। क्या मतलब? हाँ, उसने बदतमीजी की थी मुझसे। मैंने नील गाय शिकार की थी, मुझे नहीं मालूम था कि ये किसका इलाका है। और फिर शिकार कोई ऐसी गलत बात भी नहीं है, ये आ गया। अगर ये मुझसे सिर्फ यही कहता कि मैंने नील गाय क्यों शिकार की तो मैं शायद इससे मुआफ़ी मांग लेता, लेकिन बदतमीजी करने लगा। कहने लगा ये वही खेत हैं जिन्हें तुम्हारे वालिद साहब मुकदमे में हार गए थे। बड़ी बढ़ बढ़ कर बातें कर रहा था अब्बू। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सका और मैंने खेतों को आग लगा दी। आग लगा दी? क्या सारे खेत जलकर राख हो गए? वालिद साहब ने कहा। हाँ, सारे खेत जलकर राख हो गए, मैंने जवाब दिया। वालिद साहब के चेहरे पर किसी किस्म के खौफ का एहसास नहीं था। एक लम्हे के लिए उनके चेहरे पर मुसर्रत के आसार उभर आए थे, लेकिन फिर ये आसार तशवीश में बदल गए। ये अच्छा नहीं हुआ बेटे, हालात तब्दील हो रही हैं और इस वक्त इस किस्म के किसी काम की गुंजाइश नहीं थी। बुरा किया तुमने। वैसे भी खेतों को आग नहीं लगानी चाहिए, ये काम मैं भी कर सकता था।
अगर वो बदतमीजी ना करता अब्बू, तो आप यकीन करें मैं भी हरी भरी फसलों को ना जलाता। कुछ करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, वालिद साहब ने कहा। दूसरे दिन वो दिल्ली रवाना हो गए। शायद वायसराय साहब से मिलकर वो इस मामले को हमवार करना चाहते थे। मैंने कोई फिक्र नहीं की। मैं तो भूल भी गया था, अलबत्ता वालिद साहब मुझे मना कर गए थे कि कम से कम 3 दिन तक मैं घोड़ा लेकर ना जाऊं। उन्होंने मुझसे कहा था कि वो मुझ पर एतमाद कर रही हैं और मैं उनके एतमाद को धोखा ना दूं। इसलिए मैंने उनकी बात मान ली। 3 दिन तक मैं कहीं नहीं गया। तीसरे दिन वालिद साहब वापस आ गए। अब उनके चेहरे पर इत्मीनान था। क्या हुआ अब्बू, आप किस सिलसिले में गए थे? अरे बेटे, तुम क्यों फिक्र करते हो? वैसे आइंदा कोई ऐसी हरकत मत करना, ये बहुत बुरी बात है। आपने बंदोबस्त कर लिया? हाँ, सारा बंदोबस्त कर लिया है। ठाकुर अर्जुन सिंह हमारे खिलाफ कुछ ना कर सकेगा। तुमसे अगर कभी कोई पूछने आए, मेरा मतलब है सरकारी आदमी, तो तुम इस बात का एतराफ़ मत करना कि तुम उस इलाके में गए थे। इस वक्त ये झूठ ज़रूरी है, वरना मैं कभी तुम्हें झूठ बोलने के लिए ना कहता। वालिद साहब ने कहा और मैं खामोश हो गया। लेकिन ठाकुर अर्जुन सिंह ना तो पुलिस को लेकर आया और ना ही कोई और बात हुई। हाँ, इस वाक़ये के 1 माह बाद की बात है। बरसात का मौसम था, बारिशें कई दिनों से हो रही थीं और मुसलसल झड़ी लगी हुई थी। कुर्बा जवार में बहुत से मकानात गिर पड़े थे। जगह जगह से सांपों के निकलने की खबरें आ रही थीं। माहौल कुछ अजीब सा हो गया था। हर वक्त बादल आसमान पर घिरे रहते और रास्ते सफ़र के काबिल नहीं रहे थे। फिर एक तारीख रात में हमारी हवेली पर हमला हो गया। 30-40 आदमियों ने हमारी हवेली पर हल्ला बोला था, बहुत से मुलाजमों को हलाक कर दिया और इसके बाद हवेली के कई हिस्सों में आग लगा दी गई। लेकिन यह काम सिर्फ आधे या पौने घंटे तक जारी रहा। इसके बाद वालिद साहब ने राइफल संभाली और हम सब मुकाबले पर आ गए। आने वाले जो कोई भी थे, हमें उनके बारे में नहीं मालूम था। लेकिन जब हमने फायरिंग की तो वह भाग गई। ये बदकिस्मती थी हमारी ये बदकिस्मती थी हमारी कि उनमें से एक भी आदमी को हम हलाक नहीं कर सके थे। लेकिन सुबह को जब हवेली की तलाशी ली गई तो हमें एक ऐसी चीज़ मिली जिससे हमें पता चल गया कि रात को हमला करने वाला ठाकुर अर्जुन सिंह था। ये चीज़ ठाकुर अर्जुन सिंह के गले में पड़ी हुई थी। उसकी जन्म कुंडली थी, जो किसी तरह टूटकर नीचे गिर पड़ी थी। वालिद साहब ने इसे बतौर सबूत इस्तेमाल किया और ठाकुर अर्जुन सिंह पर मुकदमा कर दिया। काफ़ी दिन तक ये मुकदमा चलता रहा। तकरीबन 1.5 साल में इसका फैसला हुआ और ठाकुर अर्जुन सिंह को सज़ा हो गई। ये सज़ा ज़्यादा लंबी तो नहीं थी, सिर्फ 6 माह की सज़ा दी गई थी, क्योंकि ये सबूत नहीं मिल सका था कि मुलाजमों को किसने हलाक किया है। और फिर ठाकुर अर्जुन सिंह भी चूंकि ताल्लुकात वाला आदमी था, इसलिए उसने भी अपने बचाव का बंदोबस्त कर लिया। अगर जुर्म साबित ना होता तो शायद उस पर यह मुसीबत ना आती। ठाकुर अर्जुन सिंह का मामला हमारे जहनों में ठंडा पड़ गया था। लेकिन वालिद साहब इस बात के मुतवक्का थे कि रिहा होने के बाद वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। एक शाम उन्होंने यह खबर सुनाई कि ठाकुर अर्जुन सिंह रिहा हो गया है। हमने अपने लिए बंदोबस्त कर लिया था, लेकिन ठाकुर अर्जुन सिंह की तरफ से 2-2.5 महीने तक कोई हरकत ना हुई। वालिद साहब फिर भी चौकन्ने थे। उनका ख्याल था कि ठाकुर अर्जुन सिंह कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। लेकिन ठाकुर अर्जुन सिंह ने अब समझ लिया था कि ताकत के जरिए वो नवाब अकबर अली का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। चुनाचे उसने कुछ और घिनौनी हरकतें शुरू कर दी और दर हकीकत हमारा घराना उन हरकतों का शिकार हो गया। दिवाली की रात की बात है। मरहटपुर के गली कूचे रोशन थे, चारों तरफ चरागां हो रहा था। रात गए हम उस चरागां का नज़ारा करते रहे। हमने बस हवेली सजाई थी और चारों तरफ रोशनियां कर दी थीं। दिए जल रहे थे। वालिद साहब घर पर ही थे। उनके कुछ हिंदू दोस्त उनसे मिलने आए थे और वालिद साहब ने उनकी अच्छी खासी खातर मदारत की थी। रात को 1:30 या 2 बजे के करीब वालिद साहब सोने के लिए ऊपर चले गए। गर्मियों के इस मौसम में वो हमेशा हवेली के मखसूस हिस्से की छत पर सोया करते थे। वालदा साहिबा भी वहीं होती थीं, अलबत्ता हम लोग नीचे ही रहते। अचानक ऊपर से शोरगुल की आवाज़ें सुनाई दी और नीचे से तमाम मुलाजिम जाग गए। मैं भी थक हार कर सो चुका था, लेकिन शोरगुल से मेरी भी आंख खुल गई। हम सब दौड़ते हुए ऊपर पहुंचे तो वालदा साहिबा को चीखते हुए पाया। वालिद साहब बेहोश थे। सूरत हाल मालूम की गई तो पता चला कि एक जलती हुई हांडी हवा में उड़ती हुई आई और वालिद साहब पर गिर पड़ी। और वालिद साहब उस हांडी के वजन से मामूली से जख्मी हो गए थे। लेकिन यह हांडी दरअसल जादू की हांडी थी, जो दिवाली की रात को लोग अपने दुश्मनों को हलाक करने के लिए फेंका करते थे। यह हांडी हिंदू जुबान में मुठ कहलाती है और ये मुठ बड़े ही खतरनाक होती हैं। इसका नतीजा तो कोई खास नहीं निकला, सिवाय इसके कि वालिद साहब बेहोश हो गए थे। लोग तरह तरह की चहमगोइयाँ करने लगे। वालिद साहब पर से सदके उतारे गए। सुबह तक वो होश में आ गए, लेकिन उनका चेहरा जर्द पड़ा हुआ था। आंखों में एक अजीब सी चमक नजर आ रही थी। वो किसी से कुछ नहीं बोल रहे थे। कई मौलवी और आलिम बुलाए गए और उन्होंने इस जादू का तोड़ शुरू कर दिया, लेकिन ये बेचारे सीधे साधे मौलवी वगैरह थे। वालिद साहब बज़ाहिर बेहतर थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें क्या हो गया है। उनकी जुबान चुप थी, एक लफ्ज़ भी उनके मुंह से नहीं निकला था। मौलवी आलमों ने बहुत गौर खोज के बाद ये पता चला लिया कि मुठ ठाकुर अर्जुन सिंह ने भिजवाया था, लेकिन इसका कोई सबूत किसी के पास नहीं था और इस सिलसिले में कोई कानूनी चाराजोई भी नहीं की जा सकती थी।
वालिद साहब खुद को संभालने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी सेहत रोज़ बरोज़ बिगड़ती रही और इस वाक़े के सिर्फ 20 दिन बाद उनका इंतकाल हो गया। वो खून थूकते हुए मरे थे। उनकी मौत कोई ऐसा सानिया नहीं था जिसे नज़रअंदाज कर दिया जाता। मरहटपुर और उसके अतराफ में कोहराम मच गया। हर शख्स की जुबान पर ठाकुर अर्जुन सिंह का नाम था। इसके अलावा बेशुमार मसाइल हमारी हवेली पर आ पड़े। हम सब अभी छोटे थे। मेरे सबसे बड़े भाई की उम्र सिर्फ 21 साल थी और मैं उस वक्त तकरीबन 14 साल का था जब वालिद साहब इस दुनिया को छोड़कर चले गए और हम सबको बेयारो मददगार छोड़ गए। हवेली में अब सिर्फ गमों और आहों के अलावा कुछ नहीं था। मुझे भी वालिद साहब की मौत का शदीद सदमा था। ठाकुर अर्जुन सिंह का नाम मैंने अपनी वालिद की मौत के सिलसिले में सुना था और ठाकुर की तरफ से कोई तरदीद भी नहीं हुई थी। मेरे दिल में ठाकुर के खिलाफ इंतकाम की आग भड़क उठी। लेकिन मेरे बड़े भाई ने उस वक्त मेरे बाप की जगह संभाली और हम सबको समझाया कि हम में से कोई भी जज्बाती होने की कोशिश ना करे। हमारा सरप्रस्त आज हमारे सरों पर मौजूद नहीं है, इसलिए हमें बहुत एहतियात से वक्त गुजारना होगा। वालिद साहब की याद जहनों में मौजूद थी, लेकिन बिल आखिर आहिस्ता आहिस्ता सब्र आ गया। हम उनके खिला को पूरा तो नहीं कर सकते थे, लेकिन अब हम पूरी जिम्मेदारी से अपने फ़राइज़ निभा रहे थे। हमारे मुंशी और मैनेजर वगैरह हमारे साथ पूरा पूरा ताउन कर रहे थे। वालदा साहिबा की हालत भी बेहतर नहीं थी। वालिद साहब की मौत के बाद उन्हें भी चुप लग गई थी और इस हरी भरी हवेली में सोगवारी फैल गई थी। कभी कभी मुझसे यह भी कहा जाता कि मैंने हरे भरे खेत जलाए हैं, उसकी ये सज़ा मिली है, लेकिन ये सब हिंदू तोहमात थे। हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं था। मैंने इन बातों पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। अलबत्ता मेरे दिल में ठाकुर अर्जुन सिंह से इंतकाम का ज्वालामुखी उबल रहा था और मैं किसी मुनासिब मौके की तलाश में था। यहाँ तक कि साल गुजर गया, लेकिन ठाकुर अर्जुन सिंह के इंतकाम की आग ठंडी नहीं पड़ी थी। वो कमबख्त अब भी हमारे खानदान के पीछे लगा हुआ था। उस रोज़ भी दिवाली की रात थी। वालिद साहब की बरसी मनाई गई और दिन भर मेहमान हमारे यहाँ जमा रहे थे। रात को हम सब हवेली के सामने बरामदे में बैठे हुए थे। अचानक मैं किसी काम से उठकर अंदर चला गया। तमाम अहले खानदान वहीं मौजूद थे कि मुलाजमों की चीखें फिजा में उभरी और इसके बाद फिर एक हंगामा बरपा हो गया। उस रात कई मुठ हमारे घर के बरामदे में आकर गिरे और फट गए थे। उनसे धुआं उबल रहा था और हमारे अहले खानदान उसका शिकार हो गए। चारों तरफ हाहाकार मच गई। बहुत से हिंदू भी दौड़ पड़े। मुट्ठों को फिजा में प्रवास करते हुए देख लिया था और उनका रुख हवेली ही की जानिब था। चुनाचे बहुत से लोग दौड़ते हुए हवेली की जानिब आ गए थे। मैं अंदर से बाहर निकला तो एक अजीब मंजर देखा। सारे अहले खानदान बेहोश पड़े हुए थे। उनमें मेरे बड़े भाई भी थे, माँ भी थी और छोटे भाई भी। सिर्फ मैं खुश नसीब था जो किसी काम से अंदर चला गया और इन मुट्ठों का शिकार नहीं हुआ। नतीजा वही हुआ। दूसरे दिन से उनकी हालत बिगड़ना शुरू हो गई। उन्हें शहर ले जाया गया। दिल्ली ले जाकर उनका इलाज कराया गया, लेकिन 18 या 20 दिन के अंदर अंदर एक एक करके वो सब मौत की आगोश में जा सोए। गोया हवेली का मालिक अब सिर्फ मैं ही रह गया था। मेरी हालत बेपनाह खराब हो गई थी। सूखकर कांटा हो गया था। माँ बाप के गम में पिघला जा रहा था। मेरा दिल चाहता था कि राइफल लेकर निकल जाऊं और ठाकुर अर्जुन सिंह के अहले खानदान के एक एक फर्द को ख़त्म कर दूं, लेकिन ठाकुर अर्जुन सिंह ने इसका भी बंदोबस्त कर लिया था। उसने गालबन पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी थी कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाने वाली है, चुनाचे मुझ पर निगाह रखी जाए। मेरे बच जाने से उसे बहुत अफसोस हुआ। बहरहाल इस हवेली में रहना अब मेरे लिए मुमकिन नहीं था। अब यहाँ नौकरों के सिवा था ही कौन। दौरो दीवार से माँ बाप बहन भाइयों की आवाज़ें आती थीं। मेरे पूरे अहले खानदान को ख़त्म कर दिया क्या। बड़ी अजीबोगरीब जिंदगी गुजर रही थी। मौलवी नईमुल्ला साहब हमारे पुराने साथी थे। वालिद साहब से उनकी गहरी दोस्ती थी। अलग थलग मकान में रहते थे। एक रोज़ रात को मौलवी नईमुल्ला मेरे पास आए। उन्होंने मुझे अपने साथ चलने को कहा। कहाँ ले जा रहे हैं आप मुझे चाचा जान? बेटे, तुम्हारी चची ने बुलाया है, आओ मिल लो उनसे। उन्होंने कहा था, इसीलिए लेने चला आया। क्या काम है उन्हें मुझसे? मैंने सवाल किया। काम उन्हें जो होगा वही बता देंगी, तुम आओ तो सही, मौलवी साहब ने कहा। अलबत्ता उन्होंने ये ख्याल रखा कि वो मुझे छुपाते हुए ले गए थे और ऐसे सुनसान रास्तों का इंतखाब किया था उन्होंने जहां हम लोगों की निगाहें हम तक नहीं पहुंच सकती थीं। थोड़ी देर के बाद वो मस्जिद से मुल्हिक मकान में दाखिल हो गए जहां उनकी रिहाइश थी। मौलवी साहब के 2 बेटे और 2 बेटियां भी उनके साथ रहते थे। चची जान ने बड़ी मोहब्बत से मुझे अपने पास बुलाया और मेरे लिए खाने पीने का कुछ बंदोबस्त किया। उनके यहाँ हम बड़े एहतराम से आते थे और चूंकि मौलवी साहब वालिद साहब के दोस्त थे और मैं उन्हें चचा जान कहता था, इसलिए उनकी इज्जत मैं करता था। चची जान के बहुत कुछ कहने सुनने पर मैंने थोड़ा बहुत खाया और फिर चची जान प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटे असगर, तुमने हमेशा हमारा बेहद एहतराम किया। लोगों ने तुम्हें सरकश कहा, जिद्दी कहा, लेकिन हमने कभी तुम्हारी मोहब्बत में कोई फ़र्क नहीं महसूस किया। अगर हम तुमसे कुछ मांगें तो तुम हमें दे दोगे? चची जान, मैं आपका खादिम हूँ, कहिए क्या हुक्म है? मैंने सवाल किया। पहले ये बताओ कि जो कुछ मैं कहूँ मान लोगे? मान लूँगा चची जान। मेरा भी इस दुनिया में है ही कौन? ना अम्मी रही, ना अब्बू, ना बहन, ना भाई रहे।
सबको ठाकुर अर्जुन सिंह ने मौत की नींद सुला दिया। मेरे सीने में अब ठाकुर अर्जुन सिंह के इंतकाम के अलावा कुछ नहीं। इंतकाम लेना चाहते हो ठाकुर अर्जुन सिंह से? मौलवी साहब ने पूछा। हाँ चाचा जान, इंतकाम लूंगा और इंशाअल्लाह ताला जरूर लूंगा। ये जानते हो बेटे, तुम्हारी उम्र अभी बहुत कम है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता चाचा जान, मेरी उंगलियां राइफल की लुबलुबी पर बड़े आराम से चल सकती हैं। मुझे इस पर एतराज है बेटे। क्यों चाचा जान? राइफल की लुबलुबी पर तुम्हारी उंगलियां बेशक चल सकती हैं, बहादुर बाप के बेटे हो, निशाना भी लेना जानते होगे, लेकिन क्या चाचा जान? एक चीज की और जरूरत है। किस चीज की? अकल की। आप मुझे बेवकूफ समझते हैं? हरगिज नहीं। क्या आपकी बातों में तजाद नहीं है चाचा जान? कैसा तजाद? आप मुझ में अकल की कमी भी महसूस करते हैं और बेवकूफ भी नहीं समझते, इसका क्या मतलब है? यही फर्क समझ लेते तो मैं तुम्हें उसके मुकाबले पर आने से ना रोकता। नहीं, मुल्ला साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब? अकल की कमी तजुर्बे की कमी की वजह से भी हो सकती है। इंसान की जिंदगी के 3 दौर होते हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। बचपन मुशाहिदे का दौर होता है, जो देखा, जिसे जाना उसे मान लिया। लेकिन उसे मानने में गहराई नहीं होती। पानी की सतह पर तुमने कमल का फूल खिला देखा है, खुशनुमा महसूस हुआ तो तुमने उसे पानी की तख्लीक समझ लिया। पानी की गहराई में क्या है, उसे वक्त समझाता है। बचपन देखने की उम्र होती है। बचपन जो देखता है उसे मान लेता है, सोचता नहीं, और उस माने हुए को वो बहुत जानता है। लेकिन जूं जूं उम्र गुजरती है, अकल आती है, गहराइयां नजर आने लगती हैं। मैं फलसफे की जुबान नहीं समझता। जो बात हमारी समझ में नहीं आती उसे हम फलसफा कहते हैं, लेकिन यह फलसफा नहीं, हकीकत है। आप कहना क्या चाहती हैं चाचा जान? यही कि अपने सीने में सुलगते हुए इंतकाम के जहन्नुम का सर्द ना करो, लेकिन बचपन की भूल भी ना करो। तुम्हें अभी वक्त की चक्की में पिसना है, उसके बाद ही तुम हकीकतों से आशना हो सकोगे। जल्दबाजी खेल बिगाड़ देगी। अभी तुम अर्जुन की चालाकी का मुकाबला नहीं कर सकोगे। इसके लिए खुद को पूरी तरह तैयार करो। नहीं, मुल्ला साहब की हदायत मेरी अपनी ज़ात के लिए थी। मैं उनकी मोहब्बत को समझ रहा था, लेकिन मैं अपने सीने का वो जहन्नुम सर्द नहीं कर सकता था। अपनी जान के खौफ से मैं खामोशी से उनकी बातें सुनता रहा। तब नहीं मुल्ला साहब ने कहा, बेटे, मेरी तो ख्वाहिश है कि तुम ये इलाका छोड़ दो। अगर ठाकुर अर्जुन सिंह से बदला लेना है तो पहले खुद को मजबूत करो। इसके बाद कोई ऐसा कदम उठाना जो कारामद हो। अगर ठाकुर अर्जुन सिंह से मुकाबले की कोशिश में अल्लाह ना करे कोई नुकसान पहुंच गया तो ये अकल की बात ना होगी। मौलवी साहब ने कहा। मैंने उस वक्त खामोशी इख्तियार कर ली, लेकिन दिल ही दिल में मौलवी साहब की बात को मैंने कबूल नहीं किया। मैंने हवेली वापस जाने की इजाज़त मांगी तो मौलवी साहब ने कहा, अब बेटे उस हवेली में रहकर क्या करोगे? यहाँ हमारे साथ रहो। बल्कि मैं तो कुछ और सोच रहा हूँ असगर। क्या चाचा जान? ये कि मैं भी ये घर बार छोड़कर यहाँ से निकल चलूँ। चलते हैं, आगरा चलेंगे या अलीगढ़ निकल जाएंगे, किसी तनहा गोशे में रहेंगे। तुम्हारी यह हवेली और जायदाद महफूज है, कारिंदे इसे चला रही हैं। वक्त आने पर इसके बारे में भी कोई सही फैसला कर लिया जाएगा। बेटे, मैं तुम्हारी जिंदगी के लिए कह रहा हूँ, चूंकि नवाब साहब की मौत के बाद यह फर्ज मुझ पर भी आयद होता है। नहीं चाचा जान, मैं ये इलाका छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं उससे शिकस्त नहीं मानूंगा। तुम्हारी मर्जी है बेटे, हम तुम्हें मजबूर नहीं कर सकते। बस मैं तुम्हारे बुजुर्ग की हैसियत से तुमसे ये दरख्वास्त कर सकता हूँ। नहीं, मुल्ला ने कहा। मैं इस सिलसिले में सोचूंगा चाचा जान, मुझे इसके लिए मौका दीजिए, मैंने कहा। और नहीं मुल्ला साहब खामोश रहे। वो मुझे रोकने में नाकाम रहे और मैं वापस आ गया। इस बात को 2-3 दिन गुजरे थे कि एक बार फिर कोठी पर हमला हुआ। रात की तारीकी में बहुत से घुड़सवार ढाटा बांधे हुए आए और हवेली पर हमलावर हो गए। मुलाजमों को हलाक कर दिया गया। टाकू चरण सिंह के नाम का नारा लगाया था। चरण सिंह का नाम उन दिनों अतराफ में गूंज रहा था। बहुत से डाके मार चुका था वो। गुरबजवार के लोग खौफजदा हो गए। कोई बाहर नहीं निकला और चरण सिंह हवेली में आग लगाता फिरा। हवेली के बहुत से हिस्से धड़ाधड़ जल उठे। मैं अपनी ख्वाबगाह से बाहर निकल आया था और राइफल हाथ में लिए गोलियां चला रहा था। लेकिन रात की तारीकी थी और फिर चूंकि सोते से बाहर आया था इसलिए बदहवास भी था और फिर तनहा। अभी उम्र ही मेरी क्या थी। वो तो कुछ खसूसी तौर पर खुदा ने मुझे दिली कुव्वत बख्शी थी, जिसकी वजह से मैं खौफजदा हुए बगैर उन लोगों पर गोलियां बरसा रहा था। थोड़ी देर के बाद मेरे पास असलहा खत्म हो गया। असलहा लेने की खातिर मुझे एक और कमरे में जाना था, चुनाचे मैं रेंगता हुआ वहां से आगे बढ़ गया। फिर मैं उस कमरे में दाखिल नहीं हुआ था जिसमें से एम्यूनिशन लेना था कि कमरे के अंदर मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। मैं एकदम दीवार से चिपक गया और मैंने दीवार से कान लगा दिए। एक आवाज़ उभरी, कहाँ गया वो संपोलिया? उसे हलाक करना ज़रूरी है। किसकी बात कर रहे हो ठाकुर अर्जुन सिंह? किसी ने पूछा और मेरा दिल धक से होकर रह गया। ये ठाकुर अर्जुन सिंह है। फिर मैंने अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ के देखा। उसकी जिसामत और उसका अंदाज यही बताता था कि वो ठाकुर अर्जुन सिंह ही है। गोया ठाकुर अर्जुन सिंह या तो चरण सिंह का भेष बदल कर आया है, उसके नाम का नारा लगाकर फ़ायदा उठाना चाहता है, या फिर यह शख्स खुद ही डाकू चरण सिंह है। मैंने दिल में सोचा। बड़ा अजीब सा एहसास मेरे दिल में जाग उठा। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं।
अगर राइफल में उस वक्त गोलियां होती तो यहीं उसको ठिकाने लगा देता, लेकिन तकदीर उसे बचा रही थी। खामोशी से वहां से सिरक आया। डाकू अर्जुन सिंह मेरी तलाश में था। चाचा जान ने दुरुस्त ही कहा था कि अभी उस शख्स से टकराना मेरे लिए मुमकिन नहीं। बाहर तो और डाकू या ठाकुर अर्जुन सिंह खूब तबाही फैलाकर हवेली से बाहर निकल गया। दूसरे दिन हवेली में पुलिस आ गई और पुलिस ने मुझे अपनी तहवील में ले लिया। कुछ सरकारी अफसरान मौलवी नईमुल्ला साहब से भी मिले और मौलवी नईमुल्ला साहब ने इस सिलसिले में उनसे कहा कि वो असगर अली की हिफाजत करें। चुनाचे मुझे पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया। अब इस कोठी में मेरी रिहाइशगाह को ममनू करार दे दिया गया था। मैंने इस पर एहतजाज किया, लेकिन उन्होंने मुझे समझाते हुए कहा, यहाँ मेरी जिंदगी को खतरा लाहिक है। चुनाचे मुझे यहाँ नहीं रहने दिया जाएगा, मुझे दहली ले जाया जाएगा। ये बात मेरे लिए खासी परेशानी का बायस थी। चुनाचे मैंने उस वक्त मौलवी नईमुल्ला का सहारा लिया। मैंने उनसे कहा, चाचा जान, आपकी ख्वाहिश थी कि मैं आपके साथ रहूं। मैं इसके लिए तैयार हूं। मैं अजनबी लोगों के साथ दहली में नहीं रह सकता। मुझे आप लोगों की मदद दरकार है। चुनाचे मौलवी नईमुल्ला ने पुलिस अफसरान से बातें की और पुलिस अफसरान ने मुझे उनके साथ रहने की इजाज़त दे दी। लेकिन मुझे हुक्म दे दिया गया कि मैं यहाँ ना रहूँ, यहाँ से कहीं और चला जाऊँ। मौलवी नईमुल्ला साहब इसके लिए तैयार हो गए। बात के हालात जो कुछ भी रहे, मौलवी साहब मेरे लिए जायदाद के सिलसिले में कानूनी कार्रवाइयाँ करने लगे। एक दो वकील साहिबान को मुकर्रर किया गया। तय ये किया गया था कि अब ये जायदाद फ़रोख्त कर दी जाए। मुझे जायदाद वगैरह से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं तो बस ठाकुर अर्जुन सिंह से इंतकाम लेना चाहता था। हरा भरा घर ख़त्म हो गया था और मैं इस दुनिया में तन्हा रह गया। रात की तन्हाई में अक्सर मेरी आंखों में आंसू भर आते, लेकिन मैं इन आंसुओं को खुश्क कर लेता। ये आंसू मेरी इरादों को कमज़ोर कर देंगे। मैं हर कीमत पर ठाकुर अर्जुन सिंह से इंतकाम लेना चाहता था। मैं यकीनन उसे ख़त्म कर दूंगा। मैंने दिल में फ़ैसला कर लिया था। मौलवी नईमुल्ला साहब मुझ पर गहरी निगाह रखते थे। वो बेचारे तो इसारो खलूस का पैकर थे और मेरी वजह से उन्होंने अपना इलाका छोड़ दिया था, जहाँ उन्होंने बचपन ही से होश संभाला और सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे थे। यहाँ भी उन्होंने रोज़गार के हसूल के लिए कोशिशें शुरू कर दी। हालांकि मेरे ज़रिए उन्हें अच्छी खासी रकम मिल सकती थी, लेकिन उन्होंने कभी उस रकम की तरफ तवज्जो नहीं दी। काफ़ी दिन गुजर गए। मैं ठाकुर अर्जुन सिंह से इंतकाम लेने के मंसूबे बनाता रहा। मौलवी नईमुल्ला मेरे लिए परेशान रहते। उनकी समझ में नहीं आता था कि मुझे कौन से रास्ते पर चलाएं, जिससे मेरा जहन भी हटा रहे और आइंदा के लिए भी कुछ हो। फिर एक शाम कुछ लोग मौलवी साहब के पास आए। मौलवी साहब उनसे बातें करते रहे। थोड़ी देर के बाद उन्होंने मुझे बुला लिया। मौलवी नईमुल्ला साहब परेशान सी शक्ल बनाए बैठे थे। उनमें से एक शख्स ने कहा, बेटे असगर, कुछ ऐसी परेशानियां आ पड़ी हैं जिनकी वजह से तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। नवाब साहब के हम पर बड़े एहसानात हैं और हम उन्हीं एहसानात का बोझ उतारने के लिए आए हैं। क्या मामला है? मैंने सवाल किया। ठाकुर अर्जुन सिंह ने तुम्हारी बहुत सी ज़मीनों पर दावे किए हैं। उसने ऐसी नकली दस्तावेजात तैयार कर ली हैं जिनकी रूह से यह साबित होता है कि नवाब साहब ने अपनी ज़मीनें उसके हाथ फ़रोख्त कर दी थीं। उसने उन ज़मीनों पर ज़बरदस्ती कब्जा हासिल कर लिया है। पुराने कारिंदों को बेदखल करके अपने कारिंदे मुकर्रर कर दिए हैं। हम इस सिलसिले में कानूनी चाराजोई करना चाहते हैं। चाचा जान, आप कब तक मुझे रोकते रहेंगे? और क्या चाहते हैं इस सिलसिले में? खुदा की कसम, मुझे ना ज़मीनों की परवाह है ना जायदाद की। मेरे अपने बाजू इतने मजबूत हो गए हैं कि अब मैं उनके ज़रिए भी कमा सकता हूँ। लेकिन मैं ठाकुर अर्जुन सिंह को सबक देना चाहता हूँ। बेटे, मैं तुम्हें इस बात की कभी इजाज़त नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं हूँ, बस तुम्हारे बाप का दोस्त हूँ। जब चाहो मुझे ठोकर मार कर जा सकते हो, लेकिन बगैर ठोकर मारे गए तो मैं तुम्हारा रास्ता ज़रूर रोकूंगा। मौलवी साहब ने कहा। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? इन लोगों के साथ चले जाओ और कानूनी कार्रवाई करो और जिस तरह भी मुमकिन हो सके उसे कैफरे किरदार तक पहुंचाने की कोशिश करो। ज़मीनें और जायदादें बस अब तुम्हारी हैं, उस पर किसी का हक नहीं है। मेरा घर ही ना रहा तो मुझे ज़मीन और जायदाद की क्या परवाह हो सकती है? मैंने जवाब दिया। लेकिन बेटे, ज़िंदगी गुजारने के लिए इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत हुआ करती है। मौलवी साहब ने कहा। तो फिर बताइए मैं क्या करूं? इन लोगों के साथ चले जाओ, ये तुम्हारी मदद करना चाहती हैं। मौलवी साहब ने कहा। मैंने उन लोगों की शक्लें देखी। 4 आदमी थे और मेरी बस्ती ही से ताल्लुक़ रखते थे। मैं नहीं जानता था कि ये कौन है और इससे पहले मेरी उनसे कभी शनासाई नहीं हुई थी। अलबत्ता मैंने उनकी शक्लें देखी थीं। बाहर तो और मौलवी साहब के इशारे पर मैं इसके लिए भी तैयार हो गया। मौलवी साहब बेचारे मेरी भलाई चाहते थे। इसके अलावा उनके दिल में और कुछ नहीं था। वो नहीं चाहते थे कि मेरी जायदाद भी हड़प हो जाए। मुझ पर जो तबाही नाजिल हुई थी, मौलवी साहब उससे बखूबी वाकिफ़ थे। तैयारियां हुई और एक शाम में उनके साथ ट्रेन में बैठकर चल पड़ा। दिल्ली के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना। दिल्ली देखने की ख्वाहिश भी मेरे दिल में थी। थोड़ी देर के लिए मेरे जहन से तमाम एहसासात निकल गए और मैं दिल्ली के तस्वुर से खुश था। ट्रेन सफ़र करती रही। रात हो गई। रात को मेरे साथ आने वालों ने मेरे लिए खाने वगैरह का बंदोबस्त किया और मैं खाना खाकर लेट गया। तबीयत पर कुछ बोझ सा छाया हुआ था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अभी जहन इस काबिल नहीं हुआ था कि अपने मसाइल सुलझा सकता। दूसरों के ही सहारे चल रहा था, लेकिन ठाकुर अर्जुन सिंह का ख्याल जब भी दिल में आता, दिल में खूक सी उठती और जी चाहता उसे किसी भी तरह टुकड़े टुकड़े कर डालूं। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं उसे अपने हाथ से कत्ल करूं।
वक्त गुजरता रहा, ट्रेन की आवाज़ जहन के पर्दों से टकराकर एक बोझ सा पैदा करने लगी और मेरी आंखें नीम गनूता हो गईं। उस वक्त रात का न जाने कौन सा पहर था जब मेरे साथियों ने मुझे झिंझोड़ कर उठाया। उठो असगर अली, दहली आ गया। मैं चौंक कर उठ बैठा। मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। मध्यम सी रोशनियां झिलमिला रही थी। ट्रेन रुकी हुई थी और स्टेशन पर सामान बेचने वालों की मध्यम मध्यम सी आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। रात शायद काफ़ी गहरी हो गई थी, इसलिए चारों तरफ वीरानी छाई हुई थी। मैं बादले नख्वास्ता उन लोगों के साथ नीचे उतर आया। वो चारों मेरे साथ ही प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ने लगे। जहन अभी तक नीम गनूदा था, अचानक जगा दिया गया था, इसलिए सर बहुत भारी भारी हो रहा था। आंखों के गिर्द दायरे से नाच रहे थे। ताहम मैं उनके साथ चलता रहा और फिर रेलवे के गेट से बाहर निकल आए। बाहर निकलकर उन्होंने एक तांगा किया। तांगे वाला रात के उस हिस्से में भी बेचारा जाग रहा था और रोजी की तलाश में था। तांगे में बैठकर हम चल पड़े। आहिस्ता आहिस्ता मेरा जहन बेदार होता जा रहा था और फिर एक ख्याल मेरे दिमाग में आया। दिल्ली के बारे में जो कुछ सुना था वैसी दिल्ली तो नहीं है। मैंने तो सुना था वो बड़ा रंगीन शहर है, चारों तरफ रोशनियां जगमगाती हैं और दारुल हुकूमत होने की वजह से वहां बड़े हंगामे रहते हैं। रात भी दिन में तब्दील हो गई है और रातों को भी इतनी रौनक होती है जितनी दिन में, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं था। चारों तरफ वीरानी और सन्नाटे का राज था। न जाने यह सब कुछ क्या है। मुमकिन है सारी दास्तानें झूठी हों और दिल्ली भी इस वक्त नींद की आगोश में हो। चुनाचे मैं खामोश हो गया। थोड़ी देर के बाद तांगा रुक गया और वो सब नीचे उतर आए। उनमें से एक ने तांगे वाले को पैसे दिए और मुझे साथ लेकर आगे चल पड़े। थोड़ी देर के बाद मुझे एक मकान में लाया गया। टूटा फूटा सा 2 मंजिला मकान था जिसका ताला उनमें से एक आदमी ने खोला। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, ताहम मैं खामोश रहा। थोड़ी देर के बाद वो मुझे एक कमरे में ले आई। ये ऊपरी मंजिल का कमरा था। असगर मियाँ, यहाँ आराम कर लो, सुबह को तुम्हें तुम्हारे वालिद के कुछ दोस्तों से मिलाएंगे, उनमें से एक ने कहा। उस शख्स का नाम कबीर था। ये नाम मुझे मौलवी साहब की जुबानी ही मालूम हुआ था। नींद अब भी मुझ पर गलबा तारी किए हुए थी। चुनाचे मैं उस पलंग पर लेट गया जो उस कमरे में मौजूद था और वो लोग मुझे आराम करने की तलकीन करके चले गए। मैं फिर सो गया और उस वक्त जागा जब खिड़की से तेज रोशनी अंदर आ रही थी। मैंने खिड़की खोलकर झांक कर देखा। काफी गहराई थी। सामने ही कुछ दरख्त नजर आ रहे थे। अजीब वीरान सा इलाका था। खिड़की से चारों तरफ देखने पर भी ये अंदाजा नहीं होता था कि ये दहली है। कोई बात ही दहली जैसी नहीं थी। अचानक मेरे जहन में ख्याल आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग किसी दूसरे स्टेशन पर उतर गए हों। मगर क्यों, आखिर क्यों? ये लोग मुझे दहली क्यों नहीं लाए? मैंने फैसला कर लिया कि इस सिलसिले में इनसे बात करूं और इस फैसले के बाद मैं दरवाजे के करीब पहुंचकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगा। लेकिन चंद ही लम्हात के बाद मुझे अंदाजा हो गया था कि दरवाज़ा बाहर से बंद है। अब मैं इतना बेवकूफ़ भी नहीं था कि सूरत हाल को समझ ना सकता। मेरे हमदर्द मुझे मेरी जायदाद दिलवाने वाले दर हकीकत मेरे दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन थे और निहायत चालाकी से मुझे वहां से निकाल लाए थे। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं यहाँ कैद हो गया था। कुर्बा जवार में या दूर दूर तक, बल्कि हद निगाह तक कोई ऐसा हमदर्द या गम गुसार नजर नहीं आता था जो मेरी मदद कर सकता। एक लम्हे के लिए मैं परेशान हो गया। वापस आकर पलंग पर बैठ गया और सोचता रहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इन लोगों का मुझे यहाँ लाने का मकसद क्या है? आखिर क्या चाहते हैं ये लोग? बहुत देर तक इंतजार करता रहा। फिर काफी देर गुजर गई और उसके बाद दरवाजे के करीब कदमों की आहट सुनकर मैं चौंक कर सीधा बैठ गया था। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुल गया और सबसे पहले जो शक्ल नजर आई वो मनहूस ठाकुर अर्जुन सिंह ही की थी। ठाकुर अर्जुन सिंह देव का देव पहाड़ जैसा था। शायद पहलवानी भी करता था। मेरे सामने खड़ा था। उसकी आंखें तंजिया अंदाज में चमक रही थीं। उसके पीछे पीछे वो चारों अंदर आ गए और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। कहो छोटे नवाब साहब, क्या हाल है तुम्हारे? ठाकुर अर्जुन सिंह ने नफरत भरे लहजे में पूछा और मैं होंठ भींचकर उसे देखने लगा। पहचान गए होगे अपने इस दास को? ठाकुर अर्जुन सिंह ने कहा। हाँ, अच्छी तरह पहचान गया हूं। शैतान को कौन नहीं पहचानता? मैंने जवाब दिया और ठाकुर अर्जुन सिंह कहका लगाकर हंस पड़ा। हाँ भाई, शैतान तो कहोगे ही हमें। और क्या कहोगे छोटे नवाब साहब? देख लिया तुमने अपनी हठधर्मी का नतीजा। कौन सी हठधर्मी? मैंने सवाल किया। लो, भूल भी गए। सारे खेत जलाए थे तुमने। खड़ी पक्की फसल जलाई थी तुमने हमारी। उस समय हमने अपने आप को वचन दिया था कि तुम्हारा पूरा घर जला देंगे, एक को भी ना छोड़ेंगे। हमने कोशिश तो की थी मगर तुम बच गए। सांप के बच्चे भी सांप होते हैं छोटे नवाब साहब। नवाब अकबर अली सांप ही थे। हमारे लिए मुकदमेबाजी की थी, हमसे हार गए और इसके बाद तरकीबें लड़ाने लगे कि किसी तरह हमारी जमीनों को हड़प लें। अब देखा तुमने, तुम्हारी सारी जायदाद हड़प कर ली, समझे छोटे नवाब साहब। अब कुछ भी नहीं रहा तुम्हारे पास। तुम फकीर हो, बिल्कुल फकीर। अब बताओ जीवन कैसे बिताओगे? इतना लंबा जीवन है और अभी तुम्हारी उम्र भी छोटी है। बड़े ही सियाने बनते हैं। बहुत बड़ा काम किया था उस दिन तुमने, हमारे खेत जलाकर। अब बोलो हम क्या सलूक करें तुम्हारे साथ? अर्जुन सिंह, मैं अभी बच्चा हूं लेकिन तुम ठाकुर हो, बहादुर हो तो मुझे मौका दो।
एक बार मुझे यहाँ से निकल जाने दो, मैं बताऊंगा तुम्हें कि मैं क्या कर सकता हूँ। ना भाई ना, ठाकुर इतना बेवकूफ़ नहीं है, बड़ी मुश्किल से तुम्हें कब्जे में किया है। और वो मौलवी साहब, उस सुसरे को हम देख लेंगे, हमसे गद्दारी की थी, तुम्हें लेकर इधर निकल आया। अब देखा तुमने कैसे हम तुम्हें यहाँ ले आए। ये चारों हमारे साथी हैं भैया, हमने इनको बड़ी भारी रकमें दी हैं और इनके जरिए तुम्हें यहाँ बुलवाया है। ये दहली नहीं है ना, मैंने सवाल किया। दहली? ठाकुर कहका लगाकर हंस पड़ा। क्यों भाइयों, ये दहली तो नहीं है ना? नहीं, उन चारों ने भी हंसते हुए कहा। समझे भैया, ये दहली नहीं है और हम तुम्हें दहली ले जाने की बेवकूफ़ी कर भी नहीं सकते थे। इतना बड़ा शहर है, वहां तुम्हें ठिकाने लगाने में बड़ी मुश्किल पेश आती। अब देखो, हम बड़े आराम से तुम्हें यहाँ ले आए, तुम्हें कत्ल करेंगे, टुकड़े करेंगे तुम्हारे, और तुम्हारी लाश कहीं दरिया में फेंक देंगे। यहाँ से जमुना भी गुजरती है, लंबे निकल जाओगे, कोई कह भी नहीं सकता कि छोटे नवाब साहब हैं। समझे तुम? अब बताओ कैसी रही? ठाकुर अर्जुन सिंह हंसने लगा। मैं खामोशी से उसे देख रहा था। फिर ठाकुर अर्जुन सिंह ने कहा, मगर तुम बच्चे हो, हमें रहम भी आता है तुम पर। सारे मर गए तुम्हारे, अब तुम अकेले हमारा क्या बिगाड़ सकोगे? मन अंदर से कहता है कि सांप का बच्चा सिंपोलिया होता है, लेकिन यह भी कहता है कि इस छोटे से बच्चे को मारने से क्या फायदा। हम तुम्हें जीवन दे सकते हैं, मगर एक शर्त पर। ठाकुर अर्जुन सिंह ने कहा। कैसी शर्त? मैंने उन चारों को गौर से देखते हुए कहा, जो ठाकुर अर्जुन सिंह के पीछे खड़े हुए थे। मैं अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कि उनके पास कोई हथियार वगैरह तो नहीं है। मुझे एहसास हो रहा था कि उनके पास कम से कम पिस्तौल वगैरह नहीं है। ठाकुर अर्जुन सिंह भी खाली हाथ था। जाहिर एक छोटा सा बच्चा उसके सामने था, जिसे वो अपने मजबूत बाजुओं की कुव्वत से तोड़ मरोड़ कर फेंक सकता था। फिर भला हथियारों की क्या जरूरत थी? लेकिन मैंने दिल में एक फैसला कर लिया। इत्तफाकिया तौर पर ही ये ख्याल मेरे जहन में आया था। जिस खिड़की से मैंने बाहर झांका था वो काफी बुलंदी पर थी, लेकिन थोड़े ही फासले पर एक दरख्त की शाख भी थी, जिस पर अगर मुझ जैसा फुर्तीला आदमी छलांग लगाने की कोशिश करता तो वहां तक पहुंच सकता था। अगर मैं खिड़की से कूद कर शाख तक पहुंच जाऊं और शाख के जरिए दरख्त से होता हुआ नीचे पहुंच जाऊं, तो शायद इन लोगों से बच सकूंगा। जितनी देर में वो बाहर आएंगे उतनी देर में मैं यहां से दूर निकल चुका हूंगा। चुनाचे मैंने दिल ही दिल में यह फैसला कर लिया और इसके लिए मुस्ताद हो गया। जिस चारपाई पर मैं बैठा था वो खिड़की से तकरीबन 4 फुट के फासले पर थी। अगर मैं फुर्ती से चारपाई के दूसरी तरफ पहुंच जाऊं और फिर खिड़की से छलांग लगाने की कोशिश करूं तो शायद इसमें कामयाब हो सकता हूं, क्योंकि वो लोग अगर मेरी तरफ दौड़ेंगे तो चारपाई उनके रास्ते में होगी। इतनी फुर्ती से वो अमल नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें मेरे इरादे का इल्म नहीं था। चुनाचे मैंने खुद को पुरसकून करके पूछा, कैसी शर्त है ठाकुर अर्जुन सिंह? भैया, ये कुछ कागजात हैं, इन पर अपने अंगूठे का निशान बना दो, या अगर दस्तखत करना आते हैं तो दस्तखत कर दो। कैसे कागजात हैं ये? मैंने सवाल किया। बस जरा जरूरी है, तुम्हारे दस्तखत इस पर होने हैं। इसके बाद हम तुम्हारी सारी जमीनों और जायदाद के मालिक बन जाएंगे। तुम्हारे बारे में हम बाद में फैसला कर लेंगे कि तुमको क्या करना है। अगर तुमने हमारे साथ तामुन किया तो मुमकिन है हम तुम्हें यहाँ से कहीं निकल जाने दें, फिर तुम भी अपना किसी कोने में जीवन बिता देना। ठाकुर अर्जुन सिंह ने कहा। ठाकुर, यूं नहीं हो सकता कि तुम मुझे कुछ देर सोचने का मौका दो, मैंने कहा। सोचने का काम खराब है भैया, हम बड़ी मुश्किल से यहाँ आए हैं, वापस भी हमें पहुंचना है, ताकि किसी को शुबा ना हो कि हम कहीं गए थे। ये काम जरूरी है हमारे लिए, ठाकुर ने कहा। कागजात लाए हो तुम? मैंने सवाल किया। हाँ, ये हैं हमारे पास। ठाकुर ने अपने कुर्ते के अंदर पहनी हुई बंडी में हाथ डाला, और यही मौका मेरे लिए मुनासिब था। दूसरे ही लम्हे मैंने उल्टी कलाबाजी खाई और चारपाई की दूसरी तरफ पहुंच गया। फिर दूसरी छलांग मुझे खिड़की तक ले गई। ठाकुर एकदम से चौंक पड़ा था। अरे पकड़ो, भाग रहा है, अरे पकड़ो रे पकड़ो, वह चीखा। लेकिन मैं अपने फुर्तीले बदन की वजह से जल्दी से खिड़की में दाखिल हो गया और फिर मैंने खुदा का नाम लेकर छलांग लगा दी। शाख का आखिरी सिरा ही मेरे हाथ में आ सका था, क्योंकि छलांग इतनी लंबी नहीं लगाई जा सकती थी। खिड़की पर कदम जमाने के लिए कोई मजबूत जगह नहीं थी, लेकिन उस सिरे को भी मैंने गनीमत जाना। अपनी उंगलियों में उसे मजबूती से पकड़ लिया और फिर फुर्ती से दूसरा हाथ शाख के दूसरे हिस्से पर मारा। यह कोशिश भी कारगर रही और शाख मेरे हाथ में आ गई। इसके बाद तुम्हें बंदर की फुर्ती से लटकता हुआ दरख्त के तने की तरफ बढ़ने लगा और चंद ही लम्हात के बाद एक मजबूत जगह पर पहुंच गया। वो चारों खिड़की में खड़े चीख रहे थे, कुर्बो जवार में कोई मौजूद नहीं था। मैं दरख्त के तने पर पहुंचा और फिर बंदर ही की तरह फुर्ती से नीचे उतरने लगा। चंद ही लम्हात के बाद मैं दरख्त की जड़ के नजदीक था। वो चारों शायद ठाकुर अर्जुन सिंह के इशारे पर बाहर की सिमत भाग गए, लेकिन अब उनका मेरे पीछे आना मुमकिन नहीं था। मैं भला उनके हाथ कहाँ आ सकता था? मैंने सीधा सामने के रुख बरक रफ्तारी से दौड़ना शुरू कर दिया। मेरे बदन में पंखे लगे हुए थे। मैं उस वक्त अपने बदन की पूरी कुव्वत से दौड़ रहा था। फुर्तीले और हल्के फुल्के बदन की वजह से मुझे इसमें काफ़ी मदद मिल रही थी। आन की आन में मैं बहुत दूर निकल आया। थोड़े ही फासले पर एक गंदा नाला नजर आया जो रास्ता रोकता था। उसकी चौड़ाई भी 4 या 5 फुट से कम नहीं थी। थोड़ा सा पीछे हटकर मैंने स्टार्ट लिया और फिर एक छलांग लगाकर मैंने उस गंदे नाले को भी पार कर लिया।
सामने ही खेत फैले हुए थे, कद्दीआदम खेत। दूसरे लम्हे में उनमें घुस गया। बहुत दूर, बहुत काफी दूर मैंने उन चारों के साए देखे थे जो मेरे पीछे दौड़ते चले आ रहे थे। अब मुझे पूरी कुव्वत से दौड़कर उनसे पीछा छुड़ाना था। चुनाचे मैं दौड़ता रहा। खेतों के दरमियान कोई पगडंडी वगैरह नहीं बनी हुई थी। मैं उन्हें रौंदता हुआ आगे बढ़ रहा था। झाड़ियां हिल रही थीं। थोड़ी देर के बाद मैंने अकब में झाड़ियां हिलती महसूस की। वो लोग भी मेरे पास आ रहे थे। मैं दौड़ता रहा, यहां तक कि खेतों का सिलसिला खत्म हो गया। सामने अब एक मैदान नजर आ रहा था। मैदान के दूसरे सिरे पर छोटे छोटे कच्चे पक्के मकानात बने हुए थे। अगर मैं इन मकानात तक पहुंचने में कामयाब हो जाऊं तो शायद बच सकूंगा, मैंने दिल ही दिल में सोचा और तेजी से मैदान अबूर करने लगा। चारों दौड़ते हुए आदमी भी अपनी जिंदगी की इंतहाई तेज रफ्तारी से काम लेते हुए दौड़ रहे थे। उन्हें शायद अपनी जिंदगी का भी खतरा था। चुनाचे वो भी खेत अबूर करके मैदान के सिरे पर आ गई और दूर से उन्होंने मुझे देख लिया। मैं दौड़ता हुआ मकानात के करीब आ गया। मेरा सांस फूलने लगा था, बदन थक गया था, लेकिन जिंदगी बचाने के लिए ये जरूरी था कि मैं दौड़ता रहूं। कच्चे पक्के मकानों के दरमियान, गलियों और सड़कों पर, बाजारों में अभी तक ज्यादा रौनक नहीं हुई थी। बस इक्का दुक्का लोग नजर आ रहे थे। यहां तक कि मकानों के सिलसिले को अबूर करके मैं रेलवे लाइन के पास पहुंच गया। मेरी मुतवाहश निगाहें चारों तरफ का जायजा ले रही थीं। थोड़े फासले पर ही स्टेशन था। मालगाड़ी के चंद डिब्बे सामने ही मौजूद थे। अगर मैं उनमें से किसी डिब्बे में घुस जाऊं तो उन लोगों की निगाहों से ओझल हो सकता हूं, मैंने सोचा और फिर इस ख्याल को अमली जामा पहनाने के लिए दौड़ पड़ा। मैंने एक डिब्बे की खुली हुई खिड़की में छलांग लगा दी। मालगाड़ी के उस डिब्बे में भूसे की बोरियां चुनी हुई थीं। दूसरी तरफ की खिड़की भी खुली हुई थी। वक्ती तौर पर यह जगह मुझे बेहतर महसूस हुई और मैं वहां रुककर सांस बहाल करने लगा। फिर जब दूर से मैंने उन लोगों को देखा, वो बदस्तूर दौड़ते हुए इसी तरफ आ रहे थे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं तैयार हो गया। अगर उन्हें अंदाजा हो गया कि मैं यहाँ छुपा हुआ हूँ तो फिर इस दूसरी खिड़की से कूदकर भागने की कोशिश करूंगा। मैंने फैसला कर लिया। ठाकुर शिकारी कुत्ते की तरह चौकन्नी निगाहों से चारों तरफ देख रहा था। अगर ये लोग मुझे पा लेंगे तो किसी सूरत पर जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे इस बात का यकीन था। कमबख्त जंगली कुत्तों की तरह दौड़े चले आ रहे थे। थोड़ी देर के बाद वो उस जगह पहुंच गए। अब वो मेरे इतने करीब थे कि मैं उनकी आवाज़ें भी सुन सकता था। कहाँ मर गया कमबख्त? ये आवाज़ अर्जुन की थी। पापी छलावा है। वो छलावा नहीं, तुम गधे हो, अर्जुन दहाड़ा। हमारा क्या दोष है ठाकुर? वो तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा कि किसका दोष है, पहले उसे तलाश करो। स्टेशन पर ना चला गया हो ठाकुर? आओ, अर्जुन ने कहा और रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़ा। मैंने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया। वो लोग थोड़ी देर के बाद निगाहों से ओझल हो गए, लेकिन मैंने यहाँ से निकलने की हिम्मत नहीं की। मैं इसी जगह छुपा हुआ वक्त गुजारता रहा। अर्जुन और उसके साथी मुझे नजर नहीं आए। यहाँ तक कि रात हो गई। भूख लग रही थी, प्यास शिद्दत से महसूस हो रही थी, लेकिन यहाँ से निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वक्त गुजरता रहा और जब आधी रात हो गई तो मैं अपनी जगह से निकल आया। भूख और प्यास ने मुझे निढाल कर दिया था। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। बहुत देर तक सोचता रहा। स्टेशन भी अब सुनसान था। इक्का दुक्का मुसाफिर अपने सामान के साथ प्लेटफॉर्म पर दराज थे। मैं उसी तरफ चल पड़ा। अब मेरे लिए सबसे बड़ा मसला पेट की आग बुझाने का था और इसके लिए मैंने प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर एक फैसला कर लिया। प्लेटफॉर्म पर चाय की एक दुकान थी जो अभी तक खुली हुई थी। सामने काउंटर पर मर्तबानों में बिस्किट वगैरह रखे हुए थे। अलीगढ़ के मिस्ट्री बिस्किट देखकर मेरे मुंह में पानी भर आया। ये बिस्किट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे। हिम्मत किए बगैर चाराकार नहीं था। जेब में एक पाई भी नहीं थी और भूख इतनी बढ़ चुकी थी कि अगर पेट ना भरता तो शायद चलने फिरने से भी माजूर हो जाता। चुनाचे हिम्मत करके दुकान के सामने पहुंच गया। दुकानदार ने मुझे देखा और मैंने बड़े इत्मीनान से चाय तलब कर ली। चीनी की प्याली में मुझे चाय पेश कर दी गई। मैंने चंद बिस्किट निकलवाए और एक तरफ कोने में खड़ा होकर बिस्किट और चाय में भिगो भिगो कर खाने लगा। उस वक्त ये खुराक दुनिया की बेहतरीन नेमत महसूस हो रही थी और मैं सोच रहा था कि शायद इससे उम्दा खाना मैंने इससे पहले कभी नहीं खाया। मैंने दुकानदार से कुछ और बिस्किट तलब किए और एक और प्याली चाय। मुसीबत तो आनी ही है तो फिर पेट क्यों ना भर लिया जाए। खा पी कर मैं शकमशेर हो गया और इसके बाद मैंने शुक्रिया अदा करके चाय की प्याली दुकानदार को वापस कर दी। 14 आने। दुकानदार ने मेरी तरफ रुख करके कहा और मैं उसे देखने लगा। देख क्या रहे हो भाई, 14 आने दो। तुम्हें यह सुनकर शायद गुस्सा है कि मेरी जेब में 14 आने तो क्या 14 पैसे भी नहीं? क्या? दुकानदार का मुंह हैरत से खुल गया। हाँ, 14 पैसे भी नहीं है मेरे पास। क्या बकवास कर रहे हो? अगर पैसे नहीं थे तो फिर खाया क्यों था? इसलिए कि भूख लग रही थी। क्यों परेशान कर रहा है भाई? मैं लड़ाई भड़ाई वाला आदमी नहीं हूँ। पैसे दे दे, मैं भी गरीब आदमी हूँ, नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। निकाल पैसे निकाल। दुकानदार काउंटर के पीछे से निकल आया। मेरी तलाशी ले लो, जो कुछ हाथ है वो तुम्हारा। मैंने जवाब दिया और दुकानदार परेशान नजरों से मुझे देखने लगा। इस दौरान एक दो आदमी वहां पहुंच गए थे जो शायद दुकानदार के शनासा थे। क्या बात है रघु? किसी ने पूछा। ये लड़का परेशान कर रहे हैं मुझे। ये बदमाश मालूम होता है। ये बदमाश है 4 फुट का? अबे क्या मामला है? एक गुंडे किस्म के आदमी ने मेरी तरफ रुख करके कहा। पैसे नहीं हैं दोस्त मेरे पास।
और मैंने इससे 14 आने का सामान खाया है। क्यों, बाबा जान की दुकान समझी थी क्या? उस गुंडे किस्म के आदमी ने कहा। देखो, बदतमीजी मत करो। मुझे कुछ भी कह लो, लेकिन बाप दादा तक पहुंचने की कोशिश मत करना, मैंने गुस्सीले लहजे में कहा। अब एक तो पैसे नहीं दिए, ऊपर से बकवास करता है, निकाल पैसे। उसने आगे बढ़कर मेरा गिरेबान पकड़ लिया, लेकिन मैंने उसे इतनी मोहलत ही नहीं दी। मैंने उल्टा हाथ घुमाया और मेरा हाथ कुछ ऐसा जानदार था कि वो शख्स कई कदम पीछे हट गया। वो हैरत से मुझे देख रहा था। इसके बाद उसकी आगे बढ़ने की हिम्मत न हुई, लेकिन दुकानदार मरने मारने पर तैयार हो गया था। वो जल्दी से काउंटर के पीछे गया और लकड़ी का एक डंडा उठा लाया। जान से मार दूंगा साले, पैसे निकाल, उसने कहा। तो फिर मार दो, आ जाओ, मैंने जवाब दिया। लेकिन उस वक्त दुकान के अकबी हिस्से में एक सतून से टिके हुए एक शख्स ने अपनी जगह से उठकर हमारे दरमियान मदाखलत की। अरे अरे, क्या दंगा हो रहा है भाई, क्या बात है, क्या हो गया? उसने हमारे बीच में आते हुए पूछा। साधु आदमी था, सफ़ेद रंग का एक लिबास पहने हुए, गले में मोटी मोटी मनकों की मालाएं पड़ी हुई। चेहरे से जवान नजर आता था, लेकिन दाढ़ी बहुत लंबी थी, बाल भी बिखरे हुए थे और आंखें गहरी सुर्ख थीं। अजीबोगरीब सी कैफियत थी उसके चेहरे पर, बड़ा ही जाना पहचाना मालूम होता था। बाबा जी, ये लड़का है, 14 आने का सामान खा गया और पैसे नहीं दे रहा। क्यों बालिक, क्या बात है, पैसे क्यों नहीं दे रहे? उसने नरम लहजे में मुझसे पूछा। मैं इसे कह चुका हूं कि मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, अगर है तो ले लो। ओ, मगर पैसे नहीं थे तुम्हारे पास, तो फिर तुमने सामान क्यों खाया? इसलिए कि शदीद भूख लगी थी, अगर पेट की आग ना बुझती तो कहीं गिर पड़ता, बेहोश हो जाता या मर जाता, मैंने जवाब दिया। ओ अच्छा अच्छा, चलो भाई लड़ो मत, ये लो 1 रुपया लो, 14 आने अपने रख लो और 2 आने मुझे वापस कर दो, साधु ने कहा और 1 रुपये का नोट अपनी जेब से निकालकर दुकानदार को थमा दिया। दुकानदार ने जल्दी से नोट लपक लिया। बेचारे को 14 आने का घाटा हो रहा था, जिसे वो वाकई बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैंने लापरवाही से शाने हिलाए। साधु ने अगर मेरे ऊपर एहसान किया था तो ये उसका अपना फेल था। मैं तो बाहर तौर हर एक से लड़ने मरने पर आमादा था, क्योंकि मेरे पास कोई चाराकार नहीं था। साधु ने दिलचस्प निगाहों से मुझे देखा और फिर मुस्कुराकर बोला, इधर आओ बेटा, इधर आओ, मेरे पास आकर बैठो। कहाँ जा रहे हो तुम, कहाँ से आ रहे हो, इस बस्ती के रहने वाले हो या कहीं और के? मुझे तो इस बस्ती का नाम भी नहीं मालूम बाबा। अरे क्या मतलब है तुम्हारा, कहीं और से आए हो? हाँ, कहीं और से आया हूँ। कहाँ से आए हो, बैठ जाओ, मेरे पास बैठ जाओ, कहाँ जाओगे, तुम्हारे साथ कोई और नहीं है? हाँ, कोई नहीं है, और अगर कोई और होता तो पैसे देने की कोशिश न करता, मैंने जवाब दिया। भाई बड़े तेज हो, तुम्हें देखकर तो मुझे बड़ी दिलचस्पी का एहसास हो रहा है, बैठ तो जाओ, खड़े क्यों हो, कुछ और खाओगे? साधु ने सवाल किया। मैंने एक निगाह इधर उधर डाली और फिर साधु के पास बैठ गया। मेरे दिमाग की अजीब कैफियत थी, कोई बात समझ में नहीं आती थी, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कोई ठिकाना नहीं रहा था। अब तो अपने शहर वापस जाता तो जानता था कि अर्जुन के आदमी चप्पे चप्पे पर मुझे तलाश कर रहे होंगे और मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिलहाल कोई हमायती भी नहीं था जिसका सहारा लेकर अर्जुन से मुकाबला कर सकता। इसके लिए मुझे वाकई नईमुल्ला साहिब की हदायत के मुताबिक समझदारी से काम लेना होगा और वक्त का इंतजार करना होगा। चुनाचे साधु की मैयत को मैंने गनीमत जाना और उसके पास बैठ गया। साधु दिलचस्प निगाहों से मुझे देख रहा था, उसकी आंखों में बड़ी गहराई थी। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे वो मेरे दिमाग में झांक रहा हो। फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ बच्चे, बताया नहीं तुमने अपने बारे में, क्या नाम है तुम्हारा? कोई भी नाम समझ लो, मेरा कोई नाम नहीं, मैंने जवाब दिया। क्या मतलब, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा नाम नहीं रखा? हाँ, नहीं रखा, मैंने जवाब दिया। दरअसल मैं अपना नाम नहीं बताना चाहता था। ताज्जुब की बात है, मैं इस पर यकीन नहीं कर सकता, लेकिन कोई बात नहीं, तुम नहीं बताना चाहते तो ना बताओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तुम मुझे किसी भी नाम से पुकार लो, मुझे नामों की कभी परवाह नहीं रही। जिसका जो दिल चाहा उसने मुझे उस नाम से पुकारा। लेकिन तुम्हारा कोई घर तो होगा, कहाँ पैदा हुए थे तुम? इस जमीन पर जो बहुत वसी है, मैंने कभी इसका अंदाजा नहीं लगाया कि मैं कहाँ पैदा हुआ था। माता पिता को नहीं देखा तुमने? नहीं, मैंने सफाई से झूठ बोला। ओह, अनाथ मालूम होते हो। चलो छोड़ो, नामों का वाकई कोई खास मसरफ नहीं रहा है। तुम्हें किसी भी नाम से पुकार लिया करूंगा। मगर बेटा, इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? बस ऐसे ही सफ़र करता हुआ इधर आ निकला हूँ। तुम्हारा कोई सरपरस्त नहीं है? कहा ना कोई नहीं है, अगर होता तो मेरी भूख प्यास का ख्याल रखता। मैं बताऊं तुम कौन हो? साधु ने कहा और मैं चौंक कर उसे देखने लगा। फिर उसने आस्था से कहा, तुम घर से भाग आए हो अपने माता पिता से नाराज होकर। ये बात अच्छी तो नहीं है, मगर ऐसी भी कोई बात होगी जिसकी वजह से तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया। ताहम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरा नाम जोगिंदर पाल है, तुम मुझे जोगी कह सकते हो। ठीक है, तुम मुझे जो दिल चाहे कह लो। अगर शंकर कहूं तो तुम्हें कोई एतराज़ तो ना होगा? जोगी ने कहा। मैंने कहा ना, मुझे किसी बात पर कोई एतराज़ नहीं होगा। मैंने दिल ही दिल में हंसते हुए कहा, शंकर तो हिंदवाना नाम था, जबकि मैं मुसलमान था। लेकिन क्या ज़रूरत है इस जोगी को बताने की कि मैं मुसलमान हूँ? मुमकिन है यह जानने के बाद कि मैं मुसलमान हूँ इसकी हमदर्दियाँ मेरे साथ ख़त्म हो जाएं। चुनाचे मैंने अपना नाम शंकर कबूल कर लिया। हाँ बेटे शंकर, तुम कह रहे थे कि तुम्हें यह भी नहीं मालूम कि ये कौन सी जगह है? हाँ, मुझे नहीं मालूम।
फिर यहाँ आ कैसे गए? रेल से उतर आया था, मैंने जवाब दिया। ओहो, बगैर टिकट के सफ़र कर रहे थे? हाँ, मैं आहिस्ता से बोला। अब कहाँ जाओगे? ये भी नहीं मालूम। जोगी गहरी नज़रों से मुझे देखने लगा। मैंने आंखें बंद कर ली। खाने से तबीयत पर कुछ गनूदगी सी तारी हो गई थी। वैसे रात काफ़ी गुजर चुकी थी और नींद का वक्त था। भूख की वजह से नींद नहीं आ रही थी, लेकिन अब नींद आ गई थी। तब जोगी ने मुझसे पूछा, नींद आ रही है? हाँ। तो फिर सो जाओ आराम से। आराम से? मैंने तंज़िया अंदाज में कहा। हाँ, आराम से। ये धरती इंसान के लिए सबसे बड़ा बिस्तर है। यहाँ तुम्हें जो सुकून मिलेगा वो कहीं नहीं मिल सकता। अपने आप को इन आम चीज़ों का आदी बना लो। माँ बाप से लड़ झगड़ कर भाग आए हो और उनके पास वापस नहीं जाना चाहते, तो फिर तुम्हें इस दुनिया में रहकर हिम्मत से इस दुनिया का मुकाबला करना होगा। कहाँ से हिम्मत करूँ? किसके सहारे मुकाबला करूँ? मेरे सहारे, जोगी ने जवाब दिया। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने साथ रख सकता हूँ। तुम? हाँ, मैं तुम्हें अपने बेटे की तरह रखूंगा। किसी बात की चिंता मत करो, तुम्हारा खाना पीना उठना बैठना अब मेरी निगरानी में होगा। बोलो, तैयार हो इसके लिए? ठीक है, लेकिन तुम यहाँ से कब जाओगे? रेल आएगी सुबह 4 बजे, उससे हम दिल्ली जाएंगे। ये कौन सी जगह है? शाहदरा है इसका नाम। दिल्ली यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, जोगी ने जवाब दिया और मैं गर्दन हिलाने लगा। फिर उसने अपनी गुदड़ी का थैला बनाकर मेरे सरहाने रख दिया और कहा, इस पर सर रखकर लेट जाओ, आराम से सो जाओ, ज़्यादा देर बाकी नहीं रही है। रेल आएगी तो मैं तुम्हें जगा दूंगा। मैंने जोगी की बात मान ली और आंखें बंद करके उस पर सर रखकर लेट गया। दिल में यह खौफ अब भी था कि कहीं अर्जुन सिंह अपने साथियों के साथ यहाँ ना पहुंच जाए। उसके साथ बहुत से लोग थे, ये बेचारा जोगी तो उसका मुकाबला भी नहीं कर सकेगा। इसी वहशत के आलम में देर तक जागता रहा, नींद नहीं आ रही थी। यहाँ तक कि वो वक्त आ गया जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। जोगी ने जल्दी से मुझे झिंझोड़ कर जगा दिया। मैं हड़बड़ा कर उठ गया। कुछ गुनूदगी किसी कैफियत तारी हो गई थी इस दौरान। बेटा चलो, रेल आ गई, हम दिल्ली चल रहे हैं। वहाँ मेरी एक छोटी सी कुटिया, उसमें चलकर आराम करना, उसने कहा और मैं खड़ा हो गया। जोगी का साथ उस वक्त मुझे बहुत गनीमत मालूम हुआ था। कम अज कम ऐसा सहारा तो मिल गया था जिसके जरिए जिंदगी गुजारने का मुझे थोड़ा बहुत मौका मिल सकता था। मौलवी नई मुल्ला ने मेरे बारे में क्या सोचा था, आने वाला वक्त मेरे लिए क्या कहता था, इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं। मैं तो बस फौरी तौर पर अर्जुन सिंह से जान छुड़ाना चाहता था। चुनाचे मैं खामोशी से उसके साथ चल पड़ा। पता नहीं उसने टिकट वगैरह लिया था या नहीं। वो एक डिब्बे में चढ़ गया। डिब्बे में लोग आमतौर से सो रहे थे। जोगी ने अपने लिए जगह बनाई और बैठ गया। मैं भी उसके साथ ही बैठ गया। थोड़ी देर के बाद टिकट चेक कर आया और जोगी ने उसे जेब से पैसे निकाल कर थमा दिए। टिकट चेक करने हमारे लिए टिकट बना दिए। कोई एतराज़ नहीं किया। चुनाचे हमारे सफ़र का आगाज़ हो गया। दिल्ली तक का सफ़र ज़्यादा तवील नहीं था। उस वक्त सुबह की रोशनी फूट रही थी जब हम दिल्ली में दाखिल हो गए। दर हकीकत ये दिल्ली था, ऊंची नीची इमारतों का शहर, हिंदुस्तान का दारुल हुकूमत,